कुंवर जी, प्लीज हमें दूर मत कीजिए। वो आंखों में बेशुमार आंसू लिए उसके हाथ को थामे हुए कह रही थी, आपको जाना होगा और ये हमारा लास्ट डिसीजन है। उद्धरण चिन्ह, नहीं जाना है हमें, कहीं नहीं जाना, समझे आप। कहते हुए उसने अपने आप को उसकी बाहों में छुपा लिया और वैसे ही सिसकियां लेती रही। वो खामोश सा खड़ा रहा। कुछ पल खामोशी के बाद उसने कहा, कल सुबह 11 बजे की फ्लाइट है, ड्राइवर आपको छोड़ आएगा। उद्धरण चिन्ह, कुंवर जी, पैक योर बैग्स। उद्धरण चिन्ह, हम आपके बिना नहीं रह सकते। उद्धरण चिन्ह, अपना सारा जरूरी सामान रख लो। उद्धरण चिन्ह, हाँ, हमें रोक लीजिए ना। उद्धरण चिन्ह, मेक श्योर कि कुछ रहे ना। उद्धरण चिन्ह, उसका रोकर बुरा हाल हो चुका था, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ा था, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। लेकिन सिर्फ उसका दिल जानता था कि वो कितने दर्द से गुजर रहा। अपने प्यार से, अपनी जान से, अपने हमसफर से ये सब कहते हुए उसने फिर से हिम्मत करके कहा, वो झूठ हमने जानबूझकर नहीं बोला था, हमारी मजबूरी थी। आपको सच में लगता है हम उस बात की वजह से आपको दूर भेज रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, तो फिर क्यों भेज रहे हैं हमें? हमें नहीं ना जाना। उद्धरण चिन्ह, प्यार करती हो हमसे। उद्धरण चिन्ह, अपने आप से भी ज्यादा। उद्धरण चिन्ह, तो उस प्यार का वास्ता मान लीजिए हमारी ये बात। उद्धरण चिन्ह, वो खामोश रही। ठीक है, हम जाएंगे, आप चाहते हैं ना हम जाए, तो हम जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आई वॉन्ट टू बी यूअर्स। उद्धरण चिन्ह, वॉट? उद्धरण चिन्ह, मुझे अपना बना लीजिए। आपने मुझे शादी का मतलब समझाया, पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए ये सिखाया, उस रिश्ते की पवित्रता समझाई। याद है जब हमने पूछा था कि हम एक कमरे में क्यों नहीं रहते, तो आपने कहा था कि मैं छोटी हूँ इस रिश्ते को निभाने के लिए। उस वक्त समझ नहीं आया, लेकिन अब इतनी बड़ी तो हो चुकी हूँ कि आपकी बात का मतलब समझ पाओ। एंड नाउ आई वॉन्ट टू बी यूअर्स। उद्धरण चिन्ह, आस्था, वो जोर से चीखा, आपको समझ आ रहा है आप क्या कह रही है? इतनी बड़ी भी नहीं हुई है आपकी इस तरह की बातें करे। आप जा रही हैं। आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाया। आस्था ने अपने कुंवरजी के ओठों को अपने ओठों से बंद कर दिया। वो उसे बेतहाशा चूमे जा रही थी। उसके बालों पर की पका उसके बेताबी को बयां कर रही थी। उसके ओठ अपनी सीमाओं को तोड़कर उसके ओठों को चूमे जा रहे थे। अपनी मर्यादा को लांघकर वो उसमें समा जाने के लिए बेताब हो रही थी। एक पल उसे भी लगा, छोड़ दे ये जिद और थाम ले उसके हाथों को, भर ले उसे बाहों में, समा जाए उसके अंदर और उसे इतना प्यार करे कि वो अपने सारे गम भूल जाए, उसे हुई हर एक तकलीफ भूल जाए। लेकिन वो मजबूर था। इस एक पल अगर वो कमजोर हो गया तो उसे वो अपनी हमसफर तो बना लेगा, लेकिन उसे सम्मान नहीं दिला पाएगा, उसे उसकी पहचान नहीं दिला पाएगा। उसने उसे अपने आप से दूर किया। उन दोनों की नजरें टकराए। वो कुछ पल उसकी आंखों में खो गया, लेकिन अगले ही पल होश में आकर उसने उसे दूर किया। आज नहीं कुंवरजी, कहते हुए वो फिर से उसके करीब हो गई और अगले ही पल एक जोरदार चांटा उसके चेहरे पर पड़ा। जिस कुंवरजी ने कभी उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की, आज उन्होंने उसे थप्पड़ मारा था। जाइए और अपना सामान पैक कीजिए, उसने उससे गुस्से कहा। हम वापस नहीं आएंगे कुंवरजी, कभी नहीं। वो रोते हुए वहां से चली गई। उसने अपना हाथ जलते दिए पर रख दिया। जिस हाथ ने उसे मारा था, थककर वो दिया तक बुझ गया, लेकिन उसका हाथ वैसा ही रहा। अगले दिन बिना उससे मिले वो चली गई, अपनी असली पहचान खोकर एक नई पहचान बनाने, अपना अस्तित्व खोकर एक नया अस्तित्व बनाने, अपने हमसफर को खोकर दुनिया के साथ कदम मिलाने। वो एकांशा जिनके रघुवंशी, लड़कियों के ख्वाबों का राजकुमार और रियल लाइफ में भी राजकुमार, जयपुर के राज परिवार का वारिस, 6 फीट हाइट, सिल्की हेयर, काली गहरी आंखें, दूध सा सफेद रंग, वेल मेंटेन फिट एंड फाइन बॉडी, 26 साल का एलिजिबल बैचलर, मशहूर बिजनेसमैन और सॉफ्टवेयर इंजीनियर। रघुवंशी एम्पायर संभालने के साथ साथ अपनी स्मार्ट एग नाम की कंपनी को भी इंडिया की टॉप कंपनीज में शामिल कर लिया। हमेशा खामोश शांत रहने वाला, बहुत समझदार, लविंग एंड केयरिंग ऑल्सो। अपने सभी भाई और बहनों से बहुत प्यार था उसे, लेकिन स्ट्रिक्ट भी उतना। वैसे तो जनाब को गुस्सा बहुत कम आता, लेकिन जब आता तो ऐसे आता था कि बस सामने वाले की बोलती ही बंद हो जाती थी। टाइम पंक्चुअल ऑल्सो, 1 मिनट ऊपर नीचे बर्दाश्त नहीं होता था उसे। 11 साल की उम्र में अपने माँ को खो दिया। उन्होंने एकांश को बचाते हुए अपनी जान गंवा दी। सबने उसे बहुत प्यार दिया, फिर भी माँ तो माँ होती है, कोई भी उनकी कमी थोड़ी ना पूरी कर सकता है। रघुवंशी एम्पायर का वारिस और जयपुर राज परिवार का भावी राजा होने की वजह से उसके जान को खतरा था। बिजनेस की वजह से उसके काफी दुश्मन थे, लेकिन उसके अच्छे काम और अच्छे बिहेवियर की वजह से उसके वेल विशर भी बहुत थे। राजभवन के एक कमरे में एकांश के दादासा बाबासा और उनके कुलगुरु बैठे हुए थे। हाल ही में एकांश पर जानलेवा हमला हुआ था।
जिस वजह से उन्होंने गुरुजी को मिलने बुलाया था। क्या हुआ गुरुजी? आपकी बताई हुई हर एक पूजा करवाई, फिर भी आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें क्यों? बाबा सा, मृत्यु योग अटल है कुंवरसा का। 27 वर्ष के होते ही उनकी मृत्यु हो जानी है, गुरुजी ने फिक्र से कहा। नहीं नहीं गुरुजी, ऐसा मत कहिए, हम सब कुछ करने को तैयार है, सिर्फ हमें हमारा पोता सही सलामत चाहिए। दादा सा, मैं समझ सकता हूँ महाराज, लेकिन होनी कोई नहीं टाल सकता। अब सिर्फ एक ही उपाय है, मैं काशी जाकर गुरु स्वामीनंद जी से मिलता हूँ, शायद वो कोई उपाय बता पाए, बाकी सब भगवान शिव की मर्जी। गुरुजी, जैसा आप ठीक समझे। बाबा सा, गुरुजी की बातों से बाबा सा और दादा सा दोनों भी बहुत परेशान हो चुके थे, और बात भी तो वैसी ही थी। एकांश पर पहले भी बहुत बार जानलेवा हमले हो चुके थे। वो कुछ ही महीनों में वो 27 साल का होने वाला था और उसकी कुंडली में मृत्यु योग, इसी वजह से दोनों चिंतित थे। बाबा सा, हमारा एकांश, कुछ नहीं होगा ना उन्हें? एकांश के बाबा ने उसके दादा सा से कहा। फिक्र मत कीजिए अजिंक्य, कुछ नहीं होगा उन्हें। दादा सा, हम, कहते हुए बाबा सा अपने काम पर तो चले गए, लेकिन दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ही बातें चल रही थी। दूसरी और दादा सा भी अपने कमरे में जाकर सोच में डूब गए। तारांकन 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 तारांकन, इन सब से अनजान हमारी आस्था अपने आप में मग्न थी। जहाँ एकांश की इतनी बड़ी फैमिली थी, वहाँ उसके परिवार में सिर्फ वो और उसकी माँ यही दोनों थे। पुणे से पास ही के गांव में वो रहती थी। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर उसका जन्म हुआ था और उसके माता पिता की शिव पर बहुत आस्था थी, इसलिए तो उसके पिता ने उसका नाम आस्था रखा। आस्था 5 साल की थी तभी उसके पिता इस संसार को छोड़कर चले गए। अपने पिता की तरह वो भी बहुत बड़ी शिव भक्त। उसकी माँ वृंदा ने ही उसे संभाला। आस्था फिर से बाहर चली गई ये लड़की। माँ ने आवाज देते हुए कहा, आ रही हूँ माँ। यही तो थी, जब देखो तब डांटती रहती हो। आस्था, पता है मुझे कहा थी, कितनी बार कहा है नदी किनारे मत जाया कर, लेकिन नहीं, तुझे तो बस वही जाना है। माँ माँ, नदी यही तो पास में है, हमारे घर से तो दिखती है, लेकिन फिर भी तुम हो कि मुझे कहीं जाने ही नहीं देती। आस्था, डर लगता है मुझे बेटा, अब बड़ी हो रही हो, जरा संभाल कर रहना चाहिए। माँ, क्या माँ, आपको लगता है मेरे इस रंग की वजह से कोई मेरे और देखेगा भी? आस्था, तुम क्या हो ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो, और वैसे भी ये दुनिया सिर्फ हवस से भरी हुई है। ये सिर्फ लड़की को देखती है और अपनी हवस पूरी करने के लिए ये रंग रूप नहीं देखती, समझी तुम? माँ, हाँ माँ, समझ गई, हमेशा तो यही बोलती हो तुम, और वैसे भी मैं कहाँ अकेली जाती हूँ, वहाँ जब तुम घर होती हो तभी तो जाती हूँ। आस्था, हाँ पता है, अब ज्यादा बातें ना बनाओ और जाओ पढ़ाई करने बैठो, 10वीं कक्षा के पेपर है तुम्हारे। माँ, हाँ पता है, करती हूँ ना पाई। आस्था, अच्छा एक बात बताओ, मेडेम जी के पास कब जा रही हो? माँ, ग्रिन ग्रिन, वो मेडेम नहीं होता, इट्स मैडम, समझी? आस्था, ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़ और पढ़ाई करने बैठ। माँ, ओहो मेरी प्यारी प्यारी माँ, तुम गुस्से में कितनी प्यारी लगती हो। आस्था ने गाल पर किस करते हुए कहा। ऐसी हमारी आस्था, थोड़ी चुलबुली, थोड़ी समझदार, पढ़ाई में हमेशा अव्वल आने वाली, दुनियादारी से बेखबर, आखिर 15 साल की तो थी, और ऊपर से उसकी माँ उसे कहीं बाहर जाने भी नहीं देती। गार्डनिंग का बहुत शौक, और क्यों ना हो, उसकी माँ और वो अपने खेत में फूल और सब्जी उगाया करते थे, उसी से तो उनका घर चलता था। घुटनों से नीचे तक के बाल, ग्रीनिश कैट आइज, छोटे नाजुक ओठ, तेज नैन नक्श, ऊंची और लंबी नाक, सब कुछ था। कमी अगर कुछ थी तो वो था उसका रंग, बेहद काला। हाँ काला ही कहेंगे, क्योंकि सांवला रंग भी उसके रंग के आगे अच्छा दिखता। उसका रंग ही एक वजह थी जिसकी वजह से कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पता। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ ही थी, और शिवजी भी। दोनों एक दूसरे अनजान, एक दूसरे से अलग, ना सिर्फ कल्चर बल्कि स्टेट भी अलग। उम्र का फासला, स्टेटस का फासला, हालातों से मजबूर होकर कैसे बने वो हमसफर, जानेंगे अगले पार्ट में। तब तक कीप कमेंटिंग। तारांकन 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 तारांकन। एकांश की फैमिली, प्रताप रघुवंशी दादा सा, कौशल्या रघुवंशी बड़ी दादी सा, शारदा रघुवंशी छोटी दादी सा, धनुष रघुवंशी बड़े बाबा सा, मृणाल रघुवंशी बड़ी माँ सा, आनंदी एकांश की बड़ी बहन, हर्ष और हर्षिका, अजिंक्य रघुवंशी बाबा सा, समीक्षा रघुवंशी माँ सा, एकांश रघुवंशी हमारा हीरो, अखिलेश रघुवंशी बड़े काका सा, अनिता बड़ी काकी सा, स्वप्न और ऐश्वर्या, मिथिलेश रघुवंशी छोटे काका सा, सुनीता छोटी काकी सा, उत्तरा और रुद्र सबसे छोटा राजकुमार रघुवंशियों का। आस्था फैमिली, संजय देशमुख पिता, वृंदा देशमुख माँ, आस्था देशमुख हमारी हीरोइन।
सरिता मैडम, जिन्हें वो मासी माँ कहती थी, स्कूल टीचर जो आस्था को अपनी बेटी मानती थी। वरद, सरिता जी का बेटा जो आस्था को सगी बहन से ज्यादा प्यार करता था, जो हॉस्टल में पढ़ाई करता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, रुद्र ने डाइनिंग रूम में आते हुए कहा और एक किसी अपनी बड़ी दादी सा को दे दी। गुड मॉर्निंग, सबने भी उसे हंसकर ग्रीट किया। रुद्र, आप फिर से लेट आए हैं। कितनी बार कहा है आपसे ब्रेकफास्ट के लिए टाइम पर आ जाया कीजिए, लेकिन नहीं। मजाल है कि जनाब एक दिन भी वक्त पर आए। छोटे काका सा यानी रुद्र में बाबा सा ने कहा। रुद्र ने सिर्फ अपनी बदतसी दिखाई, इस वजह से वो और चिढ़ गए। रुद्र, पाउटिंग पाउटिंग। छोटे काका सा आगे कुछ कह पाते तब तक एक रोबदार आवाज सुनाई दी। मिथिलेश, मत भूलिए हम सब यही है। आपको पता है हमें खाते वक्त बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। दादा सा, सॉरी बाबा ज़, मिथिलेश। और सब लोग चुपचाप अपना अपना नाश्ता खत्म करने लगे। सभी अपने अपने कामों में बिजी रहने की वजह से उन्हें आपस में टाइम नहीं मिलता था। इसलिए दादासा ने रूल बनाया था कि भले ही लंच डिनर साथ में ना हो, लेकिन ब्रेकफास्ट सब साथ में ही करेंगे। रुद्र के लेट आने की वजह से और मिथिलेश जी का उन्हें डांटने की वजह से सभी का मूड थोड़ा खराब हो चुका था। सब नाश्ता करके हॉल में आ गए। दादासा को सभी से बहुत जरूरी बात जो करनी थी। दादासा, इससे पहले आप कुछ कहे, हम कुछ कहना चाहते हैं। एकांश जी, कहिए। दादासा, हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम सब फैमिली पिकनिक पर जाए। अब कुछ ही महीनों में हर्षिका की शादी हो जानी है और उससे पहले सभी के एग्जाम भी है। इन सब का मूड भी फ्रेश हो जाएगा और हम भी साथ में टाइम स्पेंड कर लेंगे। क्या कहते आप? एकांश, हम। दादासा, सिर्फ हम? दादासा, इतना अच्छा तो प्लान बनाया है एकांश भाईसा ने। भाईसा, यू आर द बेस्ट। रुद्र ने एक्सरसाइज होते हुए कहा। रुद्र, हमेशा घूमना होता है आपको, कभी पढ़ाई पर भी ध्यान दिया कीजिए। मिथिलेश, क्यों डांटते रहते हो उसे हमेशा? अखिलेश, भाईसा, उसकी हरकतें ही वैसी होती है। मिथिलेश, बस भी कीजिए छोटे काका सा, छोटे हैं अभी वो, और सबके लाडले भी तो है, सिर्फ इसी वजह से मस्ती करते हैं, उन्हें भी समझ आ जाएंगी। एकांश कुंवार सा, जब आप रुद्र के उम्र के थे तब आप कितने समझदार थे। आपने सारी जिम्मेदारी कितने अच्छे से संभाल ली थी। लेकिन रुद्र है कि? मिथिलेश, छोटे काका सा, जरूरी तो नहीं हाथ की सारी उंगलियां एक जैसी हो। और किसने कहा कि रुद्र समझदार नहीं है? सबके इमोशंस का वो कितने अच्छे से ख्याल रखते हैं। और क्या चाहिए हमें? एकांश, लेकिन फिर भी एकांश। मिथिलेश, सही तो कह रहे हैं एकांश। मिथिलेश, अब छोड़ भी दीजिए ये नाराजगी और अभी इम्पोर्टेंट बात करें। दादासा, ठीक है। मिथिलेश, एकांश कुंवार सा, क्या सोचा आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बारे में? दादासा, आप जानते हैं हमें पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। एकांश, हमें पता है एकांश, आपको ये सब नहीं पसंद, लेकिन मत भूलिए कि आप यहाँ के भावी राजा हैं। अगर आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे तो यहाँ के लोगों के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए आप ज़्यादा काम कर पाएंगे। दादासा, अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना हमारे जगह हर्ष पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ले, वो भी तो राज परिवार का हिस्सा है। एकांश, लेकिन लोग आपको ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके किए गए कामों से सभी बहुत इम्प्रेस हो चुके हैं आपसे। अगर आप इलेक्शन में खड़े होते हैं तो 100% शो आप ही जीतेंगे। दादासा, हम ये काम अपनी खुशी के लिए करते हैं और हमें लगता है ये पॉलिटिक्स हमारे बस का नहीं है। अगर हर्ष को इसमें इंटरेस्ट है तो हम उनका साथ देंगे, बट हम पॉलिटिक्स में नहीं उतर सकते। एकांश, हम। हर्ष, आप क्या कहते हैं? दादासा, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। हर्ष, ठीक है, फिर आप तैयारी शुरू कीजिए, जल्द ही आपको इलेक्शन के लिए तैयार होना है। दादासा, फिर कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद सभी लोग अपने अपने कामों के लिए चले गए। एकांश के पिता अजिंक्य ने अपनी वाइफ समीक्षा के नाम से गो ओपन किया था और एकांश ने इसे बहुत बड़ा किया था। इस गो में लड़कियों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था, गरीब लोगों को मेडिकल हेल्प, विधवा औरतों और उनके बच्चों के लिए काम का और रहने का इंतजाम। समीक्षा आश्रय की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ बुजुर्ग जिन्हें अपने घर से निकाल दिया गया है और अनाथ बच्चे एक साथ रहते थे, जिससे बच्चों को बहू का और बहू को अपने बच्चों का प्यार मिल सके। मेपल का पत्ता, 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 मेपल का पत्ता। एकांश जैसे ही अपने ऑफिस पहुंचा वैसे ही सबकी नजरें उस पर ही आकर रुक गई। व्हाइट शर्ट और ब्लैक पट, ऊपर से ब्लैक कोट, उसकी वो हल्की बियर्ड, ब्लैक ऑफिस शूज, जेल से सेट किए हुए बाल, हाथ में बड़ी रोलेक्स वॉच, चेहरे $1,000,000 स्माइल और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। लड़कियां तो सब कुछ भूलकर उसे ही देखने में लगी हुई थी। आज दादासा से बात करने की वजह से उसे आने में लेट हो गया था, वरना इन्हीं नजरों से बचने के लिए वो सबसे पहले ऑफिस आता। सबको स्माइल के मॉर्निंग विश का जवाब देते हुए वो अपने केबिन में आकर बैठ गया।
गुड मॉर्निंग कुवारसा, आकाश और अजय ने कहा। आकाश और अजय दोनों एकांश के साथ बचपन से थे। दोनों भी अनाथ थे और समीक्षा आश्रय में ही बड़े हुए थे। अपनी माँ के मौत के बाद जब भी वो वहाँ जाता तब यही दोनों उसका ख्याल रखते। बड़े होने के साथ साथ इनकी दोस्ती भी गहरी होती चली गई। एकांश उनके लिए सब कुछ था। पढ़ाई खत्म करने पर उन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग ली और एकांश के बॉडीगार्ड बन गए। साथ ही में एकांश के साथ ऑफिस में भी काम करने लगे। आकाश, तुम्हें नहीं लगता आज ऑफिस का माहौल बहुत हॉट है? अजय, एकांश ने ना में सर हिलाया और अपने काम में लग गया। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है अजय? आकाश, देखो ना, आज हमारे कुवारसा इतने तैयार होकर आए हैं कि टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है। पता नहीं कितनी नजरें इन्हीं की नजरों पर टिक कर रह गई। अजय, बात तो सही है, नजरें तो काफी टिकी हुई है हमारे कुवारसा पर, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इनकी नजरें सिर्फ अपने लैपटॉप पर है और ध्यान काम पर। तो तुम भी वही करो। आकाश, क्या यार, तुम भी कुवारसा की तरह बिल्कुल अनरोमांटिक हो। कुवारसा, जरा वहां से ध्यान हटाइए और अपने आसपास देखिए, कितनी नजरें आपके नजरों से उलझने के लिए तैयार है। और आप है कि? अजय, एकांश ने नजरें उठाकर देखा। सारी ऑफिस की लड़कियां उसी के केबिन की तरफ देख रही थी। एकांश का केबिन पूरी तरह कांच का बना हुआ था, लेकिन स्पेशल बात यह थी कि अंदर से बाहर का तो सब कुछ दिखता था लेकिन बाहर से कुछ भी नहीं। एकांश को बाहर देखते हुए देख अजय के चेहरे पर स्माइल आ गई। क्या हुआ कुवारसा, कोई पसंद आ गई क्या? अजय, बस भी करो अब। आकाश, एकांश ने अपना हाथ सर पर रख लिया और मुस्कुराते हुए नीचे देखने लगा। अजय की ऐसी नौटंकी महीने में से एक बार होती ही थी। तुम तो चुप ही करो। कुवारसा, आप बताइए। अजय, इन नजरों में वो बात नहीं जो एकांश रघुवंशी की नजरों को उलझा सके। और हमें इतनी सारी नजरें नहीं, सिर्फ वो एक नजर चाहिए जिसे देखकर हम खुद ब खुद उसमें उलझ जाए। एकांश, हाँ पता है कुवारसा, लेकिन जब तक आप इन्हें देखोगे नहीं, ढूंढोगे नहीं, तब तक कैसे आपको कोई मिलेंगी? अजय, जिसकी किस्मत की डोर हमसे बंधी होंगी और जो हमारी हमसफर होंगी ना, वो हम तक अपने आप आ जाएंगी, हमारी जिंदगी में शामिल हो जाएंगी। हमें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमारी किस्मत हमारे हमसफर से हमें जोड़कर ही रहेंगी, समझे आप? एकांश, मैं भी दुआ करूंगा आपको आपकी हमसफर जल्दी मिल जाए। अजय, हाँ, ताकि ये अपने लिए किसी को देख ले। आकाश, अब काम पर ध्यान दे, एकांश ने कहा और वो तीनों भी अपने अपने काम पर लग गए। मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता। माँ, एक सवाल करे? आस्था ने पढ़ाई करते हुए पूछा। मेरे मना करने के बाद तुम चुप बैठोगी क्या? माँ, नहीं। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। आस्था ने ना में सर हिलाते हुए हंसकर कहा। पूछो, क्या सवाल है? माँ, ये पत्नी धर्म क्या होता है? आस्था, ये सवाल क्यों? माँ, वो जब मैं नदी किनारे गई थी ना, तो वहाँ पुष्पा दीदी की माँ उन्हें समझा रही थी, पता नहीं क्या क्या कह रही थी। सेवा करो, काम करो, यही पत्नी धर्म में, और भी बहुत कुछ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। बताओ ना माँ, ये पत्नी धर्म क्या होता है? आस्था, ओह हो आस्था, जाने दो ये सवाल। तुम्हें तो पता है ना वो पुष्पा कितनी बदतमीज है, इसलिए उसकी माँ उसे समझा रही होंगी। माँ, ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। आस्था, तुम नहीं ना मानने वाली। माँ के कहने पर आस्था ने ना में सर हिलाया। ठीक है, सुन, एक लड़की शादी करके अपने पति के साथ उसके घर जाती है। विवाह के पवित्र बंधन में बंधने के बाद वो उस घर की बहू और किसी की पत्नी बनती है। अपने पति के छोटे बड़े काम करना, उसके लिए खाना बनाना, समय पर उसको खाना देना, उसकी सेवा करना और जरूरतों का ख्याल रखना, इसी के साथ अपने सभी घरवालों को ध्यान रखना, सबके लिए खाना बनाना, सबसे आदर से बात करना, ये पत्नी धर्म होता है। माँ, अच्छा, इतना सब पत्नी करेगी तो पति क्या करेगा? उसका कोई धर्म नहीं होता। आस्था, होता है ना, अपने पत्नी का ख्याल रखना, उसे मान सम्मान देना और उसके लिए उसके हक के लिए आवाज उठाना, ये एक पति का कर्तव्य होता है। माँ, बाबा भी तुम्हारे लिए ये सब करते थे। आस्था, तेरे बाबा बहुत अच्छे थे, इससे बहुत ज्यादा करते थे वो मेरे लिए, तभी तो वो सिर्फ मेरे लिए मेरे पति नहीं मेरे हमसफर बन गए थे। 7 फेरे लेने से, वचन लेने से सिर्फ पति पत्नी बनते हैं, लेकिन जब हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को दिए वचन निभाते हैं, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान रखते हैं, तभी हम हमसफर बनते हैं। माँ, अच्छा माँ, मैं शादी नहीं करूंगी। आस्था, क्यों? माँ, क्योंकि मुझे मेरी प्यारी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाना। आस्था, शादी तो सबकी होती है, तेरी भी होंगी ना। माँ, अगर हो भी गई ना तो मैं वहाँ से भागकर आ जाऊंगी तुम्हारे पास। आस्था, नहीं आस्था, बेटा ऐसा नहीं कहते। शादी बहुत ही पवित्र बंधन होता है, जिसे हम तोड़कर उसका अपमान नहीं कर सकते। ये बहुत गलत बात है।
माँ के आगे कुछ बोलने से पहले ही आस्था ने कहा, ठीक बाबा, लेकिन जब मेरी शादी होंगी ना तब देखेंगे, अभी तो मुझे बहुत पढ़ना है, फिर तुम्हारे लिए एक स्कूटी और बड़ी वाली कार भी तो लेनी है। जब मैं ये सब कर लूँ ना उसके बाद शादी का देखेंगे, आस्था ने कहा और फिर से अपनी पढ़ाई में लग गई। मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता। कुछ दिन बीत गए। क्या हुआ गुरुजी? आपकी बात हो गई गुरु स्वामीनंद से? दादा सा, जी महाराज, हो गई है, और शायद उन्हें हल भी मिल गया है कुवारसा की परेशानी पर। गुरुजी, शुक्र है भगवान का, वो यहाँ कब तक आएंगे? बाबा सा, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उन्होंने कहा है जल्द ही वो आपसे बात करेंगे। गुरुजी, जी ठीक है बाबा सा, और कुछ जरूरी बातें करने के बाद सभी अपने अपने काम पर निकल गए। मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता। वृंदा, हमारी बात सुनिए। स्वामीनंद, क्या सुने महागुरु? मुझे माफ कर दीजिए, आपके कुवारसा की जान बचाने के लिए मैं मेरी बेटी की बलि नहीं दे सकती। वृंदा, माँ, बलि नहीं है ये वृंदा, विवाह होगा दोनों का, वो भी पूरी रीति रिवाज से। उन दोनों के विवाह गांठ से न सिर्फ कुवारसा की जान बचेंगी बल्कि आस्था को भी बहुत अच्छी जिंदगी मिलेंगी। स्वामीनंद, हाँ, ऐसी जिंदगी जिसमें दुख और दर्द के अलावा कुछ नहीं होगा। आस्था के जन्म के वक्त आपने ही उसकी कुंडली बनाई थी और कहा था कि उसकी जिंदगी में राजयोग है, लेकिन बहुत पीड़ा को सहकर उसे वो मिलेगा, यहाँ तक कि उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। वृंदा, हाँ कहा था वृंदा, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और हम वचन देते हैं आपको, आस्था की जिम्मेदारी हम लेंगे, सिर्फ इस विवाह के लिए तैयार हो जाओ। स्वामीनंद, नहीं महागुरु जी, माफ कीजिए, मैं आस्था की शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। 15 साल की बच्ची है वो, ना उसे दुनियादारी की समझ है और ना ही बाहर के लोगों से बात करने की आदत। उसकी दुनिया मुझसे शुरू और मुझ पर ही खत्म होती है। वो शादी जैसे रिश्ते को कैसे निभाएंगी, और वो भी ऐसी शादी जहाँ सिर्फ उसे दर्द ही मिलेंगे। माँ, वृंदा, भूल रही है आप, रोटी को भी परिपूर्ण होने के लिए आंच पर भूनना पड़ता है। बिना आग की जलन सहे वो भी खाने लायक नहीं होती, वैसे ही बिना दर्द को सहे राजयोग भी नहीं मिलता। थोड़ी तकलीफ तो उसे उठानी ही होंगी, उसके बाद उसके जीवन अनगिनत खुशियां आएंगी। स्वामीनंद, नहीं महागुरु, ना मुझे मेरी बेटी के लिए ना ही राजयोग चाहिए और ना ही कुछ और। हम दोनों हमारे जीवन में बहुत खुश हैं, हमें ऐसे ही रहने दीजिए, वृंदा ने कहा और वहां से चली गई। महागुरु वैसे ही सोचते हुए खड़े रह गए। वृंदा, उन्हें मिलना है, वो मिलकर रहेंगे, हम सफर है वो एक दूसरे के, तो अलग कैसे रह सकते हैं, उनकी नियति उन्हें मिलाकर ही रहेंगी। स्वामीनंद जी ने फिर अजिंक्य को यानी एकांश के बाबासा को फोन किया और उन्हें आस्था और एकांश के विवाह के बारे में बता दिया। पहले तो उन्हें भी लगा कि उनके राजकुमार की शादी एक आम लड़की से कैसे हो सकती है, लेकिन उन्हें अपने बेटे को बचाना था जिसलिए वो कुछ भी कर सकते थे। वो भी आस्था के घर के लिए निकल गए। मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता। माँ, कहाँ रह गई थी तुम? मैं कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। आस्था, अरे कुछ नहीं, मंदिर गई थी। रुक जा, अब मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ। माँ, मैंने बना लिया। आस्था, क्यों बनाया? आस्था, पढ़ाई करनी चाहिए थी ना, अगर कहीं लग जाती तो। कल का आखिरी पेपर है तुम्हारा। माँ की हमेशा की तरह बातें शुरू हो गई। थैंक गॉड, अब मेरी माँ वापस आ गई, वरना आपको देखकर लग ही नहीं रहा था कि आप मेरी माँ हो। आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, आस्था बेटा, मैंने अपनी तरफ से तुम्हें सब कुछ देने की कोशिश की है। मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि तुम्हें सब कुछ मिले, लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं कहाँ कम पड़ गई तो बताओ मुझे, मैं वो भी तुम्हें देने की कोशिश करूंगी। माँ, क्या हुआ है? और किसने कहा कि मुझे संभालने में कमी रह गई? तुमने बहुत कुछ दिया है मुझे, बहुत से भी बहुत ज्यादा, फिर ऐसा की सोच रही हो? आस्था, सच कह रही हो ना? माँ, बिल्कुल सच। आपको पता है माँ, आप मेरे लिए बहुत अजीज हो, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बहुत बहुत ज्यादा। आस्था, मेरी प्यारी बेटी कहकर उन्होंने आस्था को गले लगा लिया और वो दोनों खाना खाने बैठ गए। खाना होने के बाद आस्था फिर से अपने पढ़ाई में लग गई और माँ महागुरु के बातों के बारे में सोचने लग गई। दोनों भी नहीं जानते थे कि कल का दिन उनकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान लाने वाला है। मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता। अगली सुबह हमेशा की तरह हुई। आस्था तैयार होकर अपना पेपर देने चली गई, वही माँ रोज की तरह खेत में। अजिंक्य जयपुर से आस्था के गांव के लिए निकल चुके थे और इन सब बातों से अनजान एकांश अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। काफी बार ट्राई करने के बाद भी उसे ये प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट होने की वजह से उसके कई सारे कॉम्पिटिटर थे। इस बार भी एकांश ने फिर से इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया था। आस्था का पेपर देकर घर आ रही थी। हमेशा को तरह ये वाला पेपर भी उसे बहुत अच्छा गया था।
नदी के रास्ते हंसते खिलखिलाते हुए वो आ रही थी। आस्था की आवाज तो मीठी थी ही, लेकिन उससे ज्यादा मीठी थी उसकी हंसी की गूंज। वो जब भी हंसती तो उसके गालों पर गिरने वाले डिंपल और उसकी हंसी की आवाज सबको अपनी ओर अट्रैक्ट करती। और यही हुआ आज। गांव के जमींदार का बेटा संजय और उसका दोस्त नीरव जो नदी किनारे घूमने आए थे, उनकी नजर आस्था पर गिरी। अबे छोड़ यार, रंग देखा है उसका, इतना काला है, इसे कौन हाथ लगाना चाहेगा। संजय, ओए तू उसका रंग देख रहा है? और मैं फिगर देखना यार, क्या सही फिगर है, ऊपर से उसके बाल और वो हंसी। भाई मुझे वो चाहिए। नीरव, सुन, गांव में ना और भी कई लड़कियां हैं जिनके लंबे बाल भी है और फिगर भी, यहाँ तक कि रंग भी बहुत अच्छा है। तू क्यों इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? संजय, वो लड़कियां तू अपने लिए रख, मुझे आज रात ये चाहिए, समझा तू? नीरव, ठीक है, रात को देखते हैं इसे, अब चल। संजय, अपने पीछे के खतरे से अनजान आस्था घर पहुंची। फ्रेश होकर खाना खाया। अब तो उसे कुछ दिन पाई भी नहीं थी, तो अपना थोड़ा काम किया और आंगन में ही रखी हुई चारपाई पर सो गई। वैसे भी उसके घर को चारों ओर से बड़ी बड़ी दीवारें थी, इस वजह से उसे कुछ नहीं लगा। 5:30 बजे के आसपास उसकी नींद खुली। वो इतने दिन से सोई नहीं थी, तो उसे कुछ नहीं लगा। फ्रेश होकर घर के काम किए और अपनी माँ के लिए खाना बनाया। आज उन्हें आने में बहुत लेट हो गया था। 7 बज रहे थे, अभी तक वो नहीं आई थी। दरवाजे पर दस्तक होने की वजह से आस्था ने दरवाजा खोला। उसे लगा कि उसकी माँ है, लेकिन उसे क्या पता था दरवाजे के बाहर बहुत बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा है। आप कौन? आस्था, अंदर तो आने दो। नीरव, जी वो माँ घर पर नहीं है, बाद में आई आप। आस्था, पता है वो घर पर नहीं है और जल्दी भी नहीं आएंगी, उन्हें हमने बंद कर रखा है, नीरव ने कहा और जबरदस्ती अंदर आ गया। उसकी गंदी नजर आस्था जे बदन को देख रही थी। क्या बदतमीजी है ये, निकलो मेरे घर से। आस्था, ऐसे कैसे बेबी, यार तुमसे अकेले मिलने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े पता है। तुम्हारी माँ को बंद करना आसान काम थोड़ी था, नीरव ने कहते हुए अपने हाथ उसकी कमर पर लपेट लिए। छोड़ो मुझे, जाने दो। आस्था ने अपने हाथों से उसे धकेलना शुरू किया, लेकिन उसके मजबूत हाथों की पकड़ से छूट पाना उसके लिए नामुमकिन था। नीरव ने अपनी पकड़ उस पर मजबूत कर ली और उसके गले को चूमने ही वाला था, तब तक आस्था ने अपनी उंगलियां उसकी आंखों में चुभो दी। जैसे ही उसकी पकड़ ढीली हो गई, आस्था वहां से घर के अंदर भागने लगी, लेकिन उतने में भी नीरव ने उसे पकड़ लिया और उसे जोर से वही आंगन में मौजूद चारपाई पर फेंक दिया। आस्था की आंखें भर आई। उसके उठने से पहले ही वो उस पर आ गिरा और जबरदस्ती उसकी ओढ़नी खींचने लगा। आस्था भी पूरे जोर से अपनी ओढ़नी को पके हुई थी। जाने दो ना प्लीज, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? आस्था, नीरव सिर्फ पागलों की तरह हंस रहा था। वो आस्था की ओर झुक गया इससे पहले कि वो कुछ कर पाता। किसी ने उसे पीछे खींच लिया। माँ, कहते हुए आस्था उनसे लिपट गई। तुम्हें तो बंद किया था ना? नीरव, मैं वहां से भाग आई, मुझे मेरी बेटी को जो बचाना था, लेकिन अब तुझे मुझसे कोई बचा नहीं सकता। कहते हुए उन्होंने अपने हाथ में की लकड़ी से उसे मारा। नीरव उस मार से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक माँ की ताकत के आगे उसकी ताकत कम पड़ रही थी। नीरव ने गुस्से में आकर उन्हें धक्का दे दिया और वहां से भाग गया। वो संभल नहीं पाए और पीछे की ओर जा गिरी। उनका सर वही मौजूद पत्थर पर जा गिरा और कुछ ही पल में वहां से खून की धार निकल आई। माँ उठो, क्या हुआ है तुम्हें? माँ, आस्था ने रोते हुए कहा। ये सब दरवाजे पर खड़े अजिंक्य जी देख रहे थे। वो कुछ कर पाते उससे पहले ही नीरव वृंदा जी को धक्का दे चुका था। उन्होंने बिना समय गवाए ड्राइवर से वृंदा जी को उठाने कहा और गाड़ी की ओर बढ़ गए। आस्था भी बुत बने उनके पीछे आ गई। गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ रही थी। कुछ ही मिनटों में वो पुणे के एक बड़े हॉस्पिटल में पहुंच गए। डॉक्टर, बचाइए इन्हें, पैसों की फिक्र आप मत कीजिए, जस्ट सेव हर। अजिंक्य, ऑपरेशन थिएटर में वृंदा जी पर इलाज चालू था। आस्था का रो रोकर बुरा हाल हो चुका था और अजिंक्य जी बस खड़े देख रहे थे। वो जिनसे अपने बेटे की जान बचाने के लिए उम्मीद लेकर आए थे, उनकी जान खतरे में थी। कुछ देर बाद वहां महागुरु भी आ गए। 6 घंटों तक ऑपरेशन जारी रहा। डॉक्टर बाहर आ गए। आस्था के मुंह से एक भी अल्फाज निकल नहीं रहा था, वो बस सिसकियां ले रही थी। अजिंक्य जी ने ही सामने आकर कहा, डॉक्टर कैसी है वो? अजिंक्य, क्रिटिकल कंडीशन है, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, सर पर बहुत गहरी चोट लगी है, ज्यादा से ज्यादा कुछ ही मिनट है उनके पास, उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया है, आप मिल लीजिए। डॉक्टर, ये सुनकर आस्था घुटनों के बल नीचे बैठ गई और रोने लगी। अजिंक्य जी ने उसे उठाकर बेंच पर बिठाया। माँ से मी ल न हे। आस्था, हाँ, लेकिन पहले मैं मिलकर आता हूँ। अजिंक्य, आस्था वही बैठी रही। अजिंक्य और महागुरु वृंदा से मिलने अंदर चले गए। गु रुजिया प आस था। वृंदा, शांत रहिए आप, ज्यादा बातों से आपको तकलीफ होगी, ये सही समय तो नहीं है।
फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप आस्था की शादी मेरे बेटे एकांश से करवा दीजिए, अजिंक्य जी ने एक सांस में कहा। वो भी मजबूर थे अपने बेटे के लिए। वृंदा जी की आंखों से आंसू निकल गए। बेटा देखो, उन दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वो हमसफर है एक दूसरे के, मान जाओ इस रिश्ते के लिए। स्वामिनंद। वृंदा जी सिर्फ आंसू बहाती रही। देखिए, आपके जाने के बाद आस्था वैसे भी अकेले हो जाएंगी, अकेली रहे इससे अच्छा यह है कि वो हमारे साथ हमारी बहू बनकर रहे। आप बताइए, क्या आपको अच्छा लगेगा उसका अकेले रहना? अजिंक्य। वृंदा जी सोच में पड़ गई। मेरे होते हुए ये सब हो गया, तो मेरे जाने के बाद? नहीं नहीं, मेरी आस्था। ठीक है, आस्था बुलाइए। वृंदा। आस्था को नज ने बुलाया। वो रोते हुए उनसे लिपट गई। सिर्फ माँ यही अल्फाज उसके मुंह से निकला, आस्था, इन के बेटे से शादी कर लो, मेरे बाद इनके साथ जाओ, खुश रहो हमेशा, रोना नहीं, वादा करो माँ, हम वादा माँ, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। लाउडली क्राइंग। आस्था। शू, कहा ना, रोना नहीं। माँ ने उसके सर पर हाथ रखा। आस्था उनका हाथ थामती उससे पहले ही वो बेजान हो गई। माँ कहते हुए आस्था बेतहाशा रोए जा रही थी। अजिंक्य जी ने उसके सर पर हाथ रखा और कुछ देर के लिए वो बाहर चले गए। मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता। वृंदा जी को जाकर 13 दिन हो चुके थे। अजिंक्य जी ने हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी की और पूरे रीत से उनका अंतिम संस्कार किया। आस्था की ऐसी हालत नहीं थी कि उसे राजस्थान ले जाया जाए, इसलिए उन्होंने दाइमा, एकांश और बाकी सब बच्चों को जिन्होंने संभाला था और जो बहुत सालों से अजिंक्य जी की वफादार थी, और अपने 2 लोगों को आस्था के रिश्तेदार बताकर उसके घर पर रुका दिया। उस रात के हादसे के बारे में किसी को कुछ भी जानकारी नहीं थी। सभी को यही बताया गया था कि उनकी गिरने की वजह से मौत हो गई। गांव के लोगों ने भी आस्था से हमदर्दी जताई। इन 13 दिनों आस्था की हालत बहुत ही खराब थी, ना कुछ खा रही थी और ना ही ठीक से सो रही थी, हमेशा रोती रहती। दाइमा के बहुत समझाने पर भी उसकी हालत जैसे कि वैसे ही थी। दाइमा के अपने बच्चे नहीं थी, वो सबसे ज्यादा एकांश से ही प्यार करती थी। उन्हें एकांश की कुंडली के बारे में पता था और ये भी पता था कि सिर्फ आस्था ही ऐसी है जिसकी वजह से उनके कुवारसा का मृत्यु टल सकता था, इसलिए वो आस्था का अपने बेटी के जैसा ध्यान रख रही थी। इन दिनों आस्था भी उनसे थोड़ी बहुत जुट चुकी थी। आस्था, बेटा कुछ तो खा लो। दाइमा, भूख नहीं है। आस्था, ऐसे कैसे, तुमने कुछ भी नहीं खाया है बेटा। दाइमा, माँ क्यों चली गई? मैं उनके बिना नहीं रह सकती, उनसे कहो ना वापस आ जाए। आस्था, बेटा, जो एक बार चला गया वो वापस थोड़ी ही आता है। दाइमा, मुझे माँ चाहिए। आस्था, मैं भी तो तुम्हारे माँ जैसी हूँ। दाइमा, फिर भी माँ चाहिए, आस्था ने रोते हुए कहा। उसकी हालत देखकर दाइमा को भी बहुत बुरा लग रहा था। थी तो वो 15 साल की बच्ची ना, जिसकी दुनिया सिर्फ उसके माँ के आसपास ही थी, और आज वो उसके साथ नहीं थी। उसकी सारी खुशियाँ उससे दूर हो चुकी थी। दाइमा के काफी समझाने पर भी उसने कुछ भी नहीं खाया, बस रोती रही। आखिर थककर दाइमा ने अजिंक्य जी को फोन किया और सारी बातें बता दी। मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता। अजिंक्य जी ने अपने बाबासा और स्वामीनंद गुरुजी से बात की। हमें पता है ये समय ठीक नहीं है, लेकिन 2 दिन बाद बहुत ही शुभ मुहूर्त है। अगर उस समय कुवारसा और आस्था का विवाह हो जाए तो ये उन दोनों के लिए बहुत शुभ होगा। स्वामीनंद, आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। क्यों अजिंक्य? दादासा जी, कुछ कहा आपने बाबासा? अजिंक्य, क्या हुआ, किस बारे में सोच रहे हैं आप? दादासा, बाबासा, एकांश नहीं मानेंगे इस शादी के लिए। अजिंक्य, ये तो आपने सही कहा, वो भगवान में विश्वास रखते हैं, लेकिन कुंडली मुहूर्त इन सबको अंधविश्वास मानते हैं, और इन सब के चलते वो ये विवाह नहीं करेंगे। दादासा, और एक बात बाबासा, आस्था सिर्फ 15 साल की है। मानता हूँ मैंने गलत किया, बहुत गलत किया उनके साथ। उनकी माँ के अंतिम समय में मैंने अपने स्वार्थ के लिए इन दोनों की शादी की बात की, और वो मान भी गई, लेकिन फिर भी बाबासा, पता नहीं क्यों मेरा दिल इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहा है। छोटी है वो अभी, शादी जैसे रिश्ते को कैसे संभाल पाएंगी? अजिंक्य, क्या कह रहे हैं आप? ये शादी हम हमारे एकांश, हमारे कुवारसा के हिफाजत के लिए कर रहे हैं, और आप है कि? दादासा, सॉरी बाबासा, वो बस हमें अब एकांश से बात करनी होगी। 2 दिन बाद शादी है और आस्था को भी यहाँ लाना है। अजिंक्य, दादासा ने सभी को हॉल में बुलाया। वो सब एकांश का इंतजार कर रहे थे। एकांश के आने के बाद अजिंक्य जी ने कहा, एकांश, आपकी शादी हो रही है 2 दिन बाद। अजिंक्य, जी बाबासा, क्या कहा आपने? एकांश ने हैरानी से पूछा। इसके साथ साथ घर के बाकी लोग भी बहुत हैरान थे।
हमने कहा, आपकी शादी है 2 दिन बाद। अजिंक्य, शादी, वो भी 2 दिन में। अजिंक्य, क्या कह रहे हैं आप? धनुष, जी भाई साहब, हमारे कुवारसा की शादी है। अजिंक्य, लेकिन किसके साथ? कहा कि प्रिंसेस है या फिर किसी बिजनेसमैन की बेटी है। मृणाल, एक आम लड़की है, गांव में रहती है। अजिंक्य, गांव की लड़की के साथ शादी? लेकिन क्यों? बड़ी दादी सा, क्योंकि उनकी माँ की मौत हमें बचाते हुए हुई है। अपनी जान गंवाकर उन्होंने हमें बचाया है, और इसके बदले हमने आपका और उनकी बेटी की शादी का वचन दिया है। अजिंक्य ने झूठ बोला। वो जानते थे सच जानने के बाद एकांश कभी भी ये शादी नहीं करेगा। जान बचाने के बदले शादी, ऐसा कौन करता है अजिंक्य? छोटी दादी सा, आप कहिए एकांश, आपके बाबा सा का वचन आप पूरा करेंगे या नहीं? अजिंक्य, ठीक है, हम तैयार हैं। एकांश, जब कुवारसा ही मान गए तो हमें भी ऐतराज नहीं है। तस्वीर दिखाए हमें हमारे होने वाली कुरानीसा की। बड़ी दादीसा ने कहा और सभी ने उनकी बात को समर्थन दिया। अभी तस्वीर नहीं है, आप शादी के वक्त मिल लीजिएगा, और वैसे भी फिलहाल ये शादी सीक्रेट ही रहेंगी और मंदिर में होंगी। दादासा ने कहा और सबको अपने अपने रूम में भेज दिया। एकांश भी अपने कमरे में आ गया। अपने बाबासा के फैसले से वो काफी सरप्राइज था, लेकिन फिर भी वो उनके दिए वचन को तोड़ना नहीं चाहता था। किस सोच में गुम है आप एकांश? अजिंक्य ने उनके कमरे में आते हुए कहा। कुछ नहीं बाबासा, आप आइए। एकांश, आप तैयार हैं ना? अजिंक्य, आपका वचन हमारे लिए बहुत मायने रखता है बाबासा। हम तैयार हैं इस शादी के लिए, लेकिन एक बात जाननी है, आप पर हमला कब और कैसे? एकांश, इस बात को छोड़िए एकांश, आराम कीजिए, कल बहुत काम है। अजिंक्य, बाबासा, शादी इतने जल्दी? अभी तो उनके माँ की मौत हुई है, क्या ये सही रहेगा? एकांश, आस्था का अभी कोई नहीं है, अपने पिता को वो बचपन में ही खो चुकी थी। अकेले रहने से अच्छा है वो हमारे साथ रहे, इसीलिए शादी 2 दिन बाद ही होंगी। अजिंक्य, ठीक है। एकांश ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। अपने बाबासा को सवाल करना मतलब उनका अपमान करना, और एकांश ये कभी भी नहीं चाहता था। उसने आकाश और अजय को अपने बाबासा पर हुए हमले के बारे में पता लगाने को बोला, साथ ही में आस्था की भी इन्फॉर्मेशन निकालने कहा। अगले दिन सुबह सब शॉपिंग पर गए और अजिंक्य जी आस्था से मिलने। आस्था, आप ठीक है अब? अजिंक्य, जी। आस्था ने सर झुकाए हुए कहा, यकीन है आपने हमें पहचाना होगा। अजिंक्य, आपको कैसे भूल सकती हूँ मैं? आपकी वजह से तो मैं उस मुसीबत से बच पाए और माँ का इलाज भी। आगे आस्था कुछ बोल ही नहीं पाई। अजिंक्य जी ने उसके सर पर हाथ रखा। हमें अफसोस है, हम उन्हें बचा नहीं पाए। अजिंक्य, आपने कोशिश की थी, लेकिन माँ का साथ उतना ही था। आस्था अपने आंसू को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, आपने माँ की अंतिम इच्छा निभाई आस्था। वो आपकी और हमारे एकांश की शादी चाहती थी। जानते हैं, आपके लिए अब ये मुश्किल वक्त है, लेकिन क्या आप तैयार हैं इस शादी के लिए? अजिंक्य, आस्था के आंखों से आंसू बहने लगे। कितने सपने थे उसके, पढ़ाई करना, अपनी माँ को अच्छी से अच्छी जिंदगी देना, गाड़ी लेना, लेकिन इस हादसे के बाद सब बदल गया। वैसे ही रोते हुए उसने हाँ में सर हिलाया। अपनी माँ की ख्वाहिश के लिए अपने सपनों को छोड़ दिया। खुश रहिए। अजिंक्य जी ने उसके सर पर हाथ रखा। अपना सारा सामान ले लीजिए, हम अब राजस्थान जा रहे हैं, हमेशा के लिए। कल आपकी शादी होगी। अजिंक्य, आस्था अपना सामान भरने लगी। अपनी और माँ की सभी तस्वीरें उसने ले ली। ... अपनी बुक्स लेते हुए उसको ख्याल आया कि पता नहीं आगे उसे पढ़ने मिलेगा या नहीं। वहां रखे हुए कंप्यूटर को देखकर उसे याद आया कि माँ ने कितनी मेहनत करके उसके लिए वो खरीदा था। घर के हर कोने में उन दोनों की यादें बसी हुई थी। कुछ दिन पहले उसने अपनी माँ को खो दिया और अब उनकी यादों को खोने जा रही थी। वो बेतहाशा रोए जा रही थी, लेकिन आज उसके आंसू पोंछने वाली उसकी माँ कहीं भी नहीं थी। आस्था अपना पूरा सामान लेकर बाहर आ गई। अजिंक्य जी की गाड़ी आगे निकल चुकी थी। दूसरी गाड़ी में वो और दाइमा दोनों बैठ गए। बुझे मन से ही सही, लेकिन उसने अपने हमसफर की ओर अपना कदम बढ़ाया था। यकीनन आगे उसे बहुत खुशियां मिलने वाली थी, लेकिन उन खुशियों को पाने के लिए पता नहीं कितने गमों को सहना था। राजस्थान को आते आते उन्हें सुबह हो गई। नाश्ता करके वो थोड़ी देर सो गई। शाम को उसकी शादी थी, एक ऐसे शख्स के साथ जिसका सिर्फ उसे नाम ही पता था। उसके लिए अजिंक्य जी ने मेकअप आर्टिस्ट को भेजा था, जिसे आस्था ने मना करके वापस भेज दिया और खुद से ही तैयार हो गई। सुर्खलाल जोड़ा, भारी गहने, कंगन, चूया और भी बहुत कुछ आया था उसके लिए। भले ही उसका रंग काला था, लेकिन नैन नक्श बहुत ही अच्छे थे। उसकी हरी आंखें और घुटनों तक के बाल जिनका बन बांधा हुआ था वो उसके लुक को और अच्छा बना रहे थे। प्यारी लग रही है आप, दाइमा। आस्था सिर्फ फीकी सी हंसी मुस्कुरा दी। दाइमा ने उसका चेहरा घूंघट से ढक दिया और उसे लेकर मंदिर की ओर चल दी। एकांश अपने पूरे फैमिली के साथ पहले ही मंदिर आ चुका था।
दूल्हे के जोड़े में वो बहुत ही हैंडसम दिख रहा था। उसका गोरा रंग, हल्की बियर्ड, किलर स्माइल, उफ। आस्था के आते ही पंडित जी ने शादी की रस्मों को शुरू किया। आस्था किसी बेजान गुड़िया के जैसे हर एक रस्म को निभा रही थी। आनंदी ने आकर दोनों का गठबंधन किया। बिना आस्था को देखे ही एकांश ने उसके गले में मंगलसूत्र बांध दिया। मांग में सिंदूर भरकर उन्होंने फेरे ले लिए। हर फेरे के साथ एकांश सच्चे दिल से आस्था का साथ निभाने का वचन दे रहा था। सारी विधियों को पूरा करके वो सब पैलेस लौट आए और पूरी रीति रिवाजों के साथ आस्था का गृह प्रवेश हुआ। आखिर में बारी आई मुँह दिखाई की। जैसे ही आस्था का घूंघट हटाया गया, सबके चेहरे पर गुस्से से मिले जुले भाव आ गए। एकांश आस्था की शादी हो गई थी। 7 फेरों के साथ वो 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हमसफर बन गए थे। एकांश और फैमिली के किसी भी मेंबर ने अभी तक आस्था को नहीं देखा था। अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर वो पैलेस के लिए आ गए। पूरे रीति रिवाजों के साथ आस्था का गृह प्रवेश हुआ। अब सभी को आस्था को देखने की ख्वाहिश थी। एकांश भी उसे देखने के लिए डेस्परेट हो रहा था। हालांकि उसकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं थी, फिर भी उसका दिल और दिमाग दोनों काम नहीं कर रहे थे। शायद उसे अपने हमसफर को देखने के लिए बेचैनी हो रही थी। चलो चलो जल्दी से मुंह दिखाई की रस्म करो, हमें हमारी बड़ी भाभीसा को देखना है। रुद्र, और हमें भी, ऐश्वर्या और उत्तरा ने कहा। घर के बड़े भी आस्था को देखने के लिए बेताब थे। बड़ी दादीसा आस्था के पास आई और उसका घूंघट उठाया। आस्था का चेहरा देखने के बाद सभी के चेहरे पर गुस्से से मिले जुले भाव आ गए। ये क्या है अजिंक्य, कैसी बहू ले आया आप हमारे कुंवरसा के लिए? बड़ी दादीसा, और नहीं तो क्या काकासा, हमारे भाईसा के लिए लड़कियों की कमी थी क्या? एक से बका एक लड़कियां उन्हें मिल जाती, फिर आपने इतनी बदसू। ऐश्वर्या के आगे कुछ बोलने से पहले ही अजिंक्य जी ने कहा। ऐश्वर्या, शायद आप भूल रही है कि आप घर के बड़ों के बीच बात कर रही है, वो भी इस घर की सबसे बड़ी बहू और कुरानीसा के बारे में। पाउटिंग, अजिंक्य, सॉरी भाईसा, ऐश्वर्या को ऐसा नहीं करना चाहिए था और इसकी सजा मैं खुद उसे दूंगी, लेकिन वो गलत भी नहीं बोल रही है। अनिता, हाँ भाईसा, कुंवरसा को कितनी भी अच्छी और खूबसूरत लड़की मिल जाती, फिर इस तरह की लड़की से आपने क्यों उनकी शादी करवाई? सुनीता, अजिंक्य जी खामोश रहे। अब खामोश क्यों है अजिंक्य, जवाब दीजिए। छोटी दादीसा, बस अब और एक सवाल नहीं। यकीनन हमने इस घर की औरतों को अपनी बात बोलने का फ्रीडम दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई हमारे बेटे पर सवाल उठाए, उनके फैसले को गलत साबित करे। दादासा, ये आप कह रहे हैं, और वैसे भी किसी ने कुछ गलत नहीं कहा। अब ये लड़की ही ऐसी है तो सवाल तो उठाएंगे ही ना। बड़ी दादीसा, हमने कहा अब कोई सवाल नहीं होगा। दादासा, ऐसे कैसे नहीं होगा दादासा, हमें भी अपने सवालों के जवाब चाहिए। एकांश, जो इतनी देर से खामोश था, उसने कहा। उसकी आवाज साफ पता लग रहा था कि वो कितना गुस्सा है। अब आप हमसे सवाल करेंगे एकांश? अजिंक्य, बिल्कुल, और हमें हमारे जवाब चाहिए। एकांश, पाउटिंग, अजिंक्य जी चिखे। आप भाईसा को क्यों डांट रहे हैं काकासा? उत्तरा, और भाईसा कुछ गलत भी नहीं बोल रहे हैं, आपको ही सोचना चाहिए था इतनी काली लड़की को हमारी भाभीसा बनने से पहले। ऐश्वर्या खामोश रहिए, हमारी सोच इतनी छोटी नहीं है कि किसी को रंग या रूप पर जज करे, और हमारी बहन होने के हिसाब से आपको भी यही सोच रखनी चाहिए। एकांश की वही गुस्से वाली रोबदार आवाज आई। आप कहना क्या चाहते हैं भाईसा? हर्ष, बस अब कोई बीच में नहीं बोलेगा, सिर्फ हम बात करेंगे, और ये आपके कुंवरसा का आदेश है। एकांश, सब खामोश हो गए। एकांश को अपने आप को कुंवरसा कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा खुद को आम ही मानता, ना कि राजा, लेकिन उसका अपने आप को कुंवरसा कहलाना सबको ये बताने के लिए काफी था कि वो किस कदर गुस्से में है, और उसके गुस्से से दादासा भी डरते थे। बाबासा, इनकी आस्था की उम्र क्या है? एकांश जी, अजिंक्य जी को जिस बात का डर था वही हुआ। आपने सुना नहीं, हमने कहा आस्था की उम्र क्या है? एकांश, अब सबका ध्यान आस्था की ओर गया। डरी सहमी सी आस्था नीचे सर झुकाए रोते हुए खड़ी थी। उसके चेहरे और कदकाठी से साफ समझ आता था कि वो अभी बच्ची है। अजिंक्य जी ने कुछ नहीं कहा तो एकांश आस्था की ओर बढ़ गया। आप बताइए, आपकी उम्र क्या है? एकांश, आस्था और घबरा गई। एकांश को वो समझ आ गया, तो उसने अपनी आवाज का टोन शांत किया और पूछा, आपकी उम्र बताइए। एकांश, पम धरा 15 साल, आस्था ने रोते हुए कहा। एकांश के साथ साथ सभी बहुत हैरान हो गए। बाबासा, अब बताइए, ऐसी कौन सी वजह थी कि आपने हमारी शादी 15 साल की लड़की से कर दी? बताइए। एकांश जोर से चीखा और सब डर गए। तो आप इतने बड़े हो गए को अपने बाबासा से सवाल करेंगे? नहीं बाबासा, आपका बेटा आपसे सवाल करे इतना बड़ा कभी नहीं होगा, लेकिन ये सवाल आपसे यहाँ के कुंवरसा पूछ रहे हैं और आपको जवाब देना होगा। एकांश,
हमने वचन दिया था। अजिंक्य, बात कुछ और है। सिर्फ एक वचन के लिए हमारे बाबासा इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकते। जो शख्स लड़कियों के एजुकेशन के लिए, उनके हक के लिए लड़ता है, लड़कियों को अपने पैरों पर खड़े करने के लिए, सफल बनाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दान कर सकता है, वो किसी लड़की का इतनी कम उम्र शादी करवा नहीं सकता, और वो भी एक अनाथ लड़की की। एकांश, सही कहा आपने। हमने ये शादी ऐसे ही नहीं करवा दी, इसके पीछे हमारा मकसद था। आस्था की माँ को वचन दिया था आस्था की हिफाजत का। उनके जाने के बाद अकेली हो गई थी ये बिल्कुल, इसलिए हमने आस्था की जिम्मेदारी ली और आपसे इनकी शादी करवा दी। हमें पता है हमारा एकांश उनकी जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकता है। अजिंक्य, नहीं बाबासा, बात कुछ और है। हम मानते हैं कि आपने इन्हें अपनी जिम्मेदारी समझा, लेकिन उसके लिए हमसे शादी, बात कुछ और है। एकांश, यही सच है। अजिंक्य, अभी पता चल जाएगा सच क्या है और क्या नहीं, एकांश ने कहा और जोर से चीखकर आकाश और अजय को बुलाया। जी कुंवरसा। आकाश, हमने सुबह ही आस्था के बारे सब पूछा था और आपने बड़े चालाकी से बात टाल दी थी। आपको आस्था के बारे में सारी जानकारी मालूम थी, तो ये भी पता होगा कि वो उम्र में छोटी है, फिर भी ये बात आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझी। वजह जान सकते हैं हम इसकी? एकांश, कुंवरसा वो। आकाश, सच, सिर्फ सच बोलिए, हमारी और आस्था के शादी का सच हमें जानना है। एकांश, अजय आकाश दोनों खामोश रहे। एकांश के कहने पर उन्होंने सारा मामला पता करवाया। उन्हें एकांश की कुंडली के बारे में पता चल चुका था, और ये भी कि सिर्फ आस्था के साथ की वजह से उनका मृत्यु टल सकता है। उन्होंने सारी बातें एकांश को बता दी। एकांश के साथ साथ सभी घरवाले भी बहुत हैरान थे। आपने आपके अंधविश्वास के चलते हमारी शादी करवा दी। वेट अ मिनट, कहीं इसी वजह से तो आस्था के माँ की मौत नहीं हो गई? शायद उन्होंने शादी के लिए मना किया हो और आपने। एकांश, आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। अजिंक्य, अजय, कैसी मौत हो गई इनके माँ की? एकांश, सर पर चोट लगने की वजह से कुंवरसा। अजय, एकांश ने अजिंक्य जी को देखा। ऐसे मत देखिए कुंवरसा, मानते ही कि हमने उनकी हालत का फायदा उठाया और आस्था से आपकी शादी तय कर दी, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए था कुंवरसा। हम अपनी पत्नी को खो चुके हैं, अब अपने बेटे को नहीं खो सकते, और आप माने या ना माने, ये सच है कि आपके जान को धोखा है, और आपको इससे सिर्फ आस्था की कुंडली के सितारे ही बचा सकते हैं। अजिंक्य, और आस्था का क्या बाबासा? एकांश, हमें उनकी फिक्र नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं उनकी जिंदगी में आपके जैसा हमसफर है, और आप उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे। अजिंक्य जी ने कहते हुए एकांश के कंधे पर हाथ रखना चाहा, लेकिन एकांश वहां से हट गया। सॉरी बाबासा, लेकिन आपकी इस गलती के लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। एकांश वहां से चला गया और धीरे धीरे करके सभी घरवाले भी। अजिंक्य जी ने आस्था के सर पर हाथ रखा और दाइमा से कहकर उसे कमरे में भेजा। कमरे में आकर फिर एक बार आस्था के आंखों से आंसू बहने लगे। न जाने कितने देर वो रोती रही और वैसे ही जमीन पर सो गई। अगले दिन से सबकी नॉर्मल लाइफ शुरू हो गई। अगर किसी के जिंदगी में बदलाव आया था तो वो थे एकांश और आस्था। एकांश ने अपने बाबासा और दादासा दोनों से बात करना छोड़ दिया था, यहाँ तक कि घर में भी वो किसी से ज्यादा बात नहीं कर रहा था। उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि उन दोनों ने आस्था के माँ को मार डाला, वो भी अंधविश्वास के चलते उसकी जान बचाने के लिए। वो बहुत गिल्टी फील कर रहा था। जिस प्रोजेक्ट के लिए वो इतने सालों से मेहनत कर रहा था वो प्रोजेक्ट उसे मिल गया था, तो बस वो उसी में बिजी हो गया। सिर्फ काम और काम, यही उसने अपना रूटीन बना लिया था। आस्था तो मानो हंसना और बोलना भूल ही गई थी। दाइमा के साथ वो कभी कभी बातें करती, वो भी उनके बहुत बोलने पर। अकेले कमरे में बैठे बैठे वो और खामोश हो जाएंगी ये सोचकर दाइमा उसे बाहर ले जाती। आस्था भी उनके साथ पैलेस के गार्डन में जाने लगी, लेकिन वहां भी वो खामोश ही रहती। दाइमा के कहने पर वो किचन में गई और सबके लिए खाना बनाने लगी। अब बस यही इसका रूटीन हो गया था, तीनों वक्त का खाना बनाना और खाली समय में गार्डन में जाकर बैठना। रुद्र को आस्था की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो जब भी वक्त मिलता उसके साथ आकर गार्डन में बैठता। रुद्र काफी बातूनी होने की वजह से वो हमेशा उससे बात करता और आस्था सिर्फ सर हिलाकर हाँ या ना में जवाब देती। बाकी घरवाले तो उसकी तरफ देखते भी नहीं। अजिंक्य जी के कहने पर दाइमा और रुद्र आस्था को नॉर्मल करने के लिए ट्राई कर रहे थे, बट इसका कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। देखते देखते उनकी शादी को 1 महीना हो गया, लेकिन इन दिनों में दोनों ने एक दूसरे को एक बार भी नहीं देखा। तारांकन 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 तारांकन, तुम्हें चोरी करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आई? पता नहीं क्या सोचकर काकासा ने तुम्हारी शादी भाईसा से करवा दी। ऐश्वर्या पाउटिंग पाउटिंग ने गुस्से में कहा और आस्था डरकर सिर्फ रोती रही। वही ऑफिस में, इज दैट ट्रू? आई कांट बिलीव। एकांश हैरत से अपने सामने देख रहा था। हम अभी घर जा रहे ही कहकर वो घर के
निकल गया। हर रोज की तरह आस्था की दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे ही हुई। फ्रेश होकर वो पैलेस के गार्डन में बने शिव मंदिर में गई। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर उसने शिव जी के चरण स्पर्श किए और किचन में आकर चाय बनाई। नौकरों ने वो चाय ले जाकर दादासा और दादीसा को दे दी। आस्था ने अब नाश्ता बनाने के लिए ले किया। वैसे तो उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन सिर्फ उसका दिल और दिमाग किसी न किसी काम में बिजी रहे, इसलिए दाइमा उसे ये सब करने देती। सबका नाश्ता हो गया। आस्था भी अपने कमरे में आ गई। क्या हुआ आस्था बेटा, आप परेशान लग रही है? दाइमा, नहीं तो कोई बात नहीं है, आस्था ने नजरें चुराते हुए कहा। कुछ देर यूं ही गुजर गया। उसने दोपहर का खाना बनाया, लेकिन उसकी बेचैनी अब भी कम नहीं हो रही थी। वो रुद्र के कमरे में गई। अंदर आओ, आस्था ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। आए ना छोटी सी भाभी सा। रुद्र। आस्था अंदर आ गई। उसकी नजरें अब भी नीचे थी। हिम्मत करके उसने कहा, रुद्रदा। आस्था, भाभी सा, हमारा नाम रुद्र है, रुद्रदा नहीं। रुद्र दा मतलब भाई। आस्था, सच में? लेकिन आप हमें रुद्र ही कहिए। रिश्ते में आप हमसे बड़ी ही ना छोटी सी भाभी सा। रुद्र, आप मुझे नहीं हमें छोटी सी भाभी सा क्यों बोलते हैं? आस्था, वो इसलिए आप हमारी भाभी सा है और छोटी भी है, तो हो गई ना छोटी सी भाभी सा। रुद्र, हम। आस्था खामोश हो गई। भाभी सा, आपने हमें अभी भाई बोला, तो फिर बेझिझक होकर बात भी कीजिए ना। रुद्र, हमें कुछ चाहिए था। आस्था, बोलिए ना क्या चाहिए। रुद्र। आस्था ने एक और इशारा किया। ठीक उसी समय रुद्र को कॉल आया। आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, हम अभी आते हैं, रुद्र ने कहा और वहां से चला गया। आस्था आगे बढ़ गई। उसने एक बार पूरे कमरे की ओर नजर उठाकर देखा। कमरा थोड़ा बिखरा हुआ था, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत दिख रहा था। आस्था ने वही टेबल पर रखा हुआ लैपटॉप ले लिया। ठीक उसी समय ऐश्वर्या ने उसे देखा। आपको शर्म नहीं आती किसी के कमरे में उसकी गैरमौजूदगी में आते हुए? और ये क्या, आप चोरी कर रही थी? ऐश्वर्या ने उसके हाथ में का लैपटॉप लेते हुए कहा। नहीं, हाँ माँ। आस्था डर के वजह से कुछ बोल ही नहीं पाई। ऐश्वर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे हॉल में ले आई। मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता। ऑफिस में कुंवरसा, अब कब तक आप नाराज रहेंगे हमसे? अजय। एकांश खामोश रहा। उसकी शादी के बाद से उसने आकाश और अजय से भी ठीक से बात नहीं की थी। कुंवरसा, कुछ तो बोलिए। अजय, जब आपको बोलना चाहिए था तब आपने बोला। अजय, नहीं ना, तो अब हमसे भी उम्मीद मत लगाइए। एकांश, सच कहा कुंवरसा। बाबा सा अजिंक्य ने आपसे उम्मीद लगाकर गलत ही तो किया ना। अग्री कि हम सब गलत थे। शायद हमने गलत किया आस्था के साथ, लेकिन सही आपने भी नहीं किया है। गलत आप भी कर रहे हैं। जैसी भी हो, लेकिन ये सच है कि आपका और आस्था का विवाह हो चुका है। आकाश, शादी नहीं, धोखा था वो, जो आप सबने मिलकर हमें दिया। एकांश, ठीक है, धोखा ही सही, लेकिन हमने दिया ना, इसमें आस्था की तो कोई गलती नहीं थी। फिर भी सजा उसको क्यों? आपको सिर्फ इतना दिखाई दिया कि वो उम्र में छोटी है, लेकिन ये दिखाई नहीं दिया कि उसने अभी अभी अपनी माँ को खोया है। अनजान जगह, अनजान शहर में आकर रह रही है, वो भी ऐसी जगह जहाँ उसे कोई भी पसंद नहीं करता, यहाँ तक को जिससे उसकी जिंदगी की डोर बंद गई है। उसका पति, उसका हमसफर भी उसे पसंद नहीं करता। या फिर ये तो नहीं कि कुंवरसा को भी उसके रंग से दिक्कत होने लगी। आकाश, बस कीजिए। क्या इतना ही जानते हैं आप हमें? आपको सच में लगता है कि उनके रंग की वजह से हम उनसे दूर रह रहे हैं? एकांश, नहीं कुंवरसा, हमसे बेहतर आपको और कौन जानता होगा। हमें पता है कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर ये बेरुखी क्यों आस्था के साथ? आकाश, गिल्ट फील कर रहे हैं हम। पिछले 1 महीने में एक दिन भी हम सुकून से सोए नहीं हैं। पता है क्यों? क्योंकि गुनहगार मानते हैं हम अपने आप को आस्था का। हमारी वजह से, सिर्फ हमारी वजह से उनकी शादी हो गई, उनकी माँ की मौत हो गई, या फिर पता नहीं कहीं बाबासा ने तो उनकी माँ को। थोड़ा रुककर किस तरह उनके सामने जाए, किस तरह नजरें मिलाए उनसे? एकांश, कुंवरसा। आकाश बोलते हुए रुक गया। रुक क्यों गए? बोलिए ना। कहना आसान है आकाश, करना मुश्किल। नहीं जा सकते हम उनके सामने। हमारा गिल्ट हमें अपने आप से नजरें मिलाने नहीं दे रहा, तो हम आस्था से कैसे नजरें मिलाएंगे? एकांश ने हताश होते हुए कहा। उसकी बातों से ही पता चल रहा था कि वो कितने दर्द में है। कुंवरसा, मानते ही हमने बाबासा का साथ दिया, लेकिन वो सिर्फ आपके लिए। आपको सच में लगता है बाबासा ने ही आस्था की माँ को कुछ किया है? आकाश, पता नहीं, हमें यकीन है कि हमारे बाबासा ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये भी सच है कि वो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। I'm confused आकाश। एकांश कहते हुए अपनी चेयर पर बैठ गया। कुंवरसा, मुझे आपको कुछ दिखाना है। अजय, जो इतने देर से खामोश था, उसने कहा और एकांश के सामने अपना लैपटॉप रख दिया।
एकांश हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। आस्था का रिजल्ट, शी इज स्टेट टॉपर ऑफ महाराष्ट्र। आज ही उनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। अजय, एकांश ने लंबी सांस ली और चेयर पर सर टिका दिया। कुछ पल वैसे ही बैठने के बाद उसने कहा, कॉल ड्राइवर, वी आर गोइंग टू पैलेस। मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता। ऐश्वर्या आस्था को हॉल में ले आई थी। वह दादासा, अजिंक्य जी, सुनीता, उत्तरा ही थे। बाकी सब अपने अपने काम से बाहर गए हुए थे। ऐश्वर्या और उत्तरा को आस्था बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ऐश्वर्या अपनी बेस्ट फ्रेंड सौम्या को अपनी भाभी सा बनाना चाहती थी, जो कि बहुत खूबसूरत भी थी और उनकी तरह राजपरिवार से बिलोंग करती थी। ये सब क्या है ऐश्वर्या? दादासा गुस्से से चिखे। दादासा, कुछ कहना है तो इससे कहिए। ये रुद्र के कमरे में चोरी कर रही थी और अब नकली आंसू दिखाकर रोने का नाटक कर रही है। ऐश्वर्या, इससे नहीं, इनसे। भूलिए मत, आस्था इस घर की सबसे बड़ी बहू और हम सब की कुबरानीसा है। दादासा, और आपकी यही कुबरानीसा चोरी कर रही थी। ऐश्वर्या, ये क्या कह रही है आप ऐश्वर्या? सुनीता, हाँ मासा, हमने खुद इन्हें रुद्र के कमरे में चोरी करते हुए देखा है। ऐश्वर्या, हमें तो पहले ही पता था, ये छोटे घर की लड़कियां ऐसी ही होती है, लालची। आपको शर्म नहीं आती इस तरह चोरी करते हुए? उत्तरा ने आस्था का हाथ खींचते हुए कहा। बस, अब एक शब्द और नहीं। एकांश गर्जा, जो दरवाजे में खड़े रहकर सबकी बातें सुन रहा था। उसे इस तरह गुस्से में देख सब डर गए। वो आस्था के पास आकर खड़ा हो गया। ऐश्वर्या, उत्तरा, क्या अब आप तमीज भी भूल गई है किससे कैसे बात करनी चाहिए और कैसी नहीं? एकांश, भाई साहब, आपको नहीं पता इसने रुद्र के कमरे से चोरी की है? उत्तरा, हाँ भाई साहब, हमने खुद इसे लैपटॉप चुराते हुए देखा है। इसकी सिर्फ शक्ल ही काली नहीं, नियत भी काली। ऐश्वर्या, बस ऐश्वर्या, एकांश चीखा और आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही आस्था बेहोश होकर गिर गई। आज उसका रिजल्ट लगने वाला था और इसी टेंशन में उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। ऐश्वर्या का इस तरह से उसे चोर बोलना, उससे वो बहुत हट हो चुकी थी। और ऊपर से एकांश का गुस्सा, उसके आवाज से ही वो डर गई और बेहोश होकर गिर गई। एकांश ने उसे अपनी गोद में उठाया और कमरे में ले गया। आकाश ने डॉक्टर को कॉल किया और कुछ ही देर में डॉक्टर आ गए। व्हाट हैपेंड डॉक्टर? एकांश ने फिक्र से पूछा। सदमा लगा है उन्हें किसी बात का, इस वजह से बेहोश हो गई। शी इज वेरी वीक कुंवरसा, शायद उन्होंने काफी दिनों से ठीक से कुछ खाया भी नहीं है। मैंने इंजेक्शन दिया है, ध्यान रखिए एंड मेक श्योर कि वो ठीक से खाना खाए। डॉक्टर, एकांश ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। आस्था काफी कमजोर लग रही थी, थकान उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। एकांश ने लंबी सांस ली और कहा, दाइमा, आप इनका ध्यान रखिए और बाकी सब चलिए, हमें बात करनी है। एकांश सब हॉल में आ गए। एकांश ने गुस्से में सब पर एक नज़र डाली। बाबा, कहते हुए एकांश चुप हो गया। आपने आस्था की जिम्मेदारी ली थी, तो फिर निभाई क्यों नहीं? या फिर अपने बेटे की जिंदगी महफूज करके आप उनके बारे में भूल गए? एकांश अपने गुस्से पर काबू रखते हुए, हमने उनकी जिम्मेदारी आप पर दी थी एकांश। अजिंक्य, तो वो हमारी जिम्मेदारी है, राइट? फिर आज से उनके जिंदगी के हर एक डिसीजन हम लेंगे। उनसे जुड़ी हुई हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात का फैसला सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे और सबको ये बात माननी होगी। एकांश, आस्था आपकी हमसफर है, तो उनसे जुड़ी हर एक बात का फैसला आप ले सकते हैं एकांश। अजिंक्य, हम, और एक बात, आप सब में से किसी ने भी आस्था को कुछ कहा या फिर उनसे मिसबिहेव किया तो उन्हें हमारे गुस्से का सामना करना होगा। एकांश, लेकिन भाई साहब, उसने चोरी। ऐश्वर्या आगे कुछ बोल पाती तभी तक एकांश ने उसे कहा, उसने नहीं, उन्होंने। पत्नी है वो हमारी और उनकी इंसल्ट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रहा सवाल चोरी का, ऐसा क्या चुराया था उन्होंने? एकांश, रुद्र का लैपटॉप। ऐश्वर्या, व्हाट? ये क्या बोल रही है आप ऐश्वर्या जिजीसा? छोटी सी भाभीसा ने कोई चोरी नहीं की, उन्होंने हमसे पूछा था, हमने ही उन्हें कहा था कि आपको जो चाहिए वो ले ले, और कॉल की वजह से हम बाहर चले गए। रुद्र जो अभी अभी वहां आया था, उसने कहा, उस गवार को आपके लैपटॉप से क्या काम? ऐश्वर्या, जिसे आप गवार कह रही है ना ऐश्वर्या, वो स्टेट टॉपर है और आज उनका रिजल्ट आने वाला था, इसलिए उन्होंने रुद्र का लैपटॉप लिया था। एकांश, स्टेट टॉपर? उत्तरा ने हैरानी से कहा। यस, स्टेट टॉपर। आकाश शो देम अ रिजल्ट ऑफ आस्था, एकांश ने कहा। आकाश ने उन्हें आस्था के रिजल्ट की प्रिंट दिखाई। सब हैरान हो गए। एंड वन मोर थिंग बोथ ऑफ यू, अगर आपको लगता है कि हम आस्था की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे थे, तो अपनी ये गलतफहमी दूर कर दीजिए। आप दोनों से, ऐश्वर्या और उत्तरा, बात नहीं करने का रीजन आपका बिहेवियर है। हमारी बहनों की सोच इतनी छोटी होंगी हमें पता नहीं था। और आप सब एक बात जान लीजिए, आज के बाद आस्था को कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, समझ गए? एकांश ने कहा और अपने रूम में चला गया।
जहां एक तरफ आस्था दवाई के असर गहरी नींद में सो रही थी, वहीं एकांश को रात भर नींद नहीं आ रही थी। आस्था के ग्रेड देखकर उसने सोच लिया था कि वो आस्था को बेस्ट एजुकेशन देगा। उसने आस्था के लिए बेस्ट कॉलेज सिलेक्ट किया और वही उसका एडमिशन कराने की सोची। आस्था की नींद लेट ही खुली। घड़ी में 8 बज रहे थे। वो जल्दी से उठ गई और नहाने चली गई। बाथरूम से बाहर आने के बाद एक नौकर वहां आया। कुंवरानिसा, आपको कुंवर सा बुला रहे हैं। नौकर। आस्था डर गई। उसे सिर्फ एकांश का चीखना और गुस्सा याद आ रहा था। वैसे भी उसका एकांश से सामना 2 बार ही हुआ था, पहली बार शादी वाले दिन और दूसरी बार कल। दोनों बार उसने उसे बहुत गुस्से में देखा था, इस वजह से उसे बहुत डर लग रहा था। वो बाहर गई। एकांश उसे देखता ही रह गया। बेबी पिंक कलर का चूड़ीदार, एक साइड ओढ़नी ली हुई, खुले गीले घुटनों से नीचे तक के बाल, फ्रेश चेहरा। उसने अपने आप को ख्यालों से बाहर निकाला और कहा, आस्था, हमारे साथ बैठिए, नाश्ता होने के बाद हमें आपसे जरूरी बात करनी है। एकांश। आस्था वैसे ही खड़ी रही। बैठिए, एकांश ने थोड़ा जोर से कहा और आस्था झट से उसके पास की कुर्सी पर बैठ गई और नाश्ता करने लगी। एकांश उसे देख रहा था। उसने सोचा, चींटी का खाना भी इनसे फास्ट ही होगा, तभी ये इतनी हल्की है। इनसे ज्यादा वजन के तो मेरे डंबल्स है। और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। मेपल का पत्ता, 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 मेपल का पत्ता। कुंवर जी, ये पके लिए, आस्था ने एकांश को रोज देते हुए कहा। ये किस लिए? एकांश। वो। आस्था खामोश हो गई और नजरें उठाकर ऊपर देखा। एकांश ने जैसे ही उसकी आंखें देखी बस देखता ही रह गया। उसकी वो हरी आंखें, उफ। उसकी नजरें आस्था की नजरों से उलझ गई और आस्था उसकी बाहों में चली गई। गाइस, शायद आप लोगों ने मेरी पोस्ट पे ही नहीं थी। आपने बहुत सारे मैसेज किए कि नेक्स्ट पार्ट कब आएगा। मैंने पोस्ट में कहा था कि मैं जा रही हूँ मायके, वो भी 9 महीनों बाद, वो भी सिर्फ 5 दिन के लिए। तो फिर जाहिर सी बात है मैं अपने फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करूंगी ना। मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता। एकांश ने आस्था को सबके साथ नाश्ता करने बिठा दिया। दादासा और अजिंक्य जी को छोड़कर सबके चेहरे उतर गए। ऐसा नहीं था कि उन्हें आस्था से कुछ दुश्मनी थी, बात सिर्फ इतनी थी कि वो सब एकांश के लिए सब कुछ बहुत अच्छा चाहते थे और उन्हें एकांश के लिए खूबसूरत सुलझी हुई समझदार पत्नी चाहिए थी, जो एकांश का अकेलापन दूर कर सके और उसकी जिम्मेदारी ले सके। लेकिन आस्था अलग थी। उसकी काली रंगत और कम उम्र की वजह से वो नाराज हो चुके थे। एकांश को ही उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ रही थी। एकांश के कल सुनाए गए फैसले की वजह से किसी ने कुछ नहीं कहा और सब अपना अपना नाश्ता करने लग गए। स्टाफ, बड़ी दादी सा गुस्से में आवाज दी। जी रानी सा। लगभग सभी किचन स्टाफ वहां आ गया और उन्हीं में से मेन शेफ ने कहा, ये किस तरह का नाश्ता बनाया है आपने? थोड़ी भी टेस्ट नहीं है इसे। बड़ी दादी सा। सुबह की चाय भी हमेशा की तरह नहीं थी। छोटी दादी सा। सच कहा आपने माँ सा, हमें भी हमारी कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं आई, हर रोज जैसी नहीं थी। धनुष ने कहा और सभी ने उनके हाँ से हाँ मिलाए। आप कुछ बोलेंगे? अगर आपसे अच्छा खाना नहीं बन रहा है तो हम नए शेफ को अपॉइंट कर देंगे। मृणाल। बड़ी बहुरानी सा। वो खाना। सबको गुस्से में देख शेफ कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। अब बोलिए भी। अनिता, आप सबके सवालों का जवाब हम देते हैं, दादासा ने कहा और सब उनकी ओर देखने लगे। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं? आज की चाय और नाश्ते में टेस्ट क्यों नहीं है पता है? क्योंकि जो हर दिन खाना बनाती है ना, आज उन्होंने नहीं बल्कि स्टाफ ने खाना बनाया है। दादासा। कौन हर रोज खाना बनाता है बाबा सा? सुनीता। और कौन? इस घर की बड़ी बहू आस्था। जब से वो यहाँ आई है वही तो खाना बनाती है। क्यों आस्था? दादासा। सब हैरान हो गए और आस्था की तरफ देखने लगे। आस्था ने अपना सर झट से और नीचे कर दिया। एकांश नाश्ता करते हुए हौले हौले मुस्कुरा रहा था। आस्था की तारीफ सुन पता नहीं क्यों मगर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे आस्था का रूटीन पता था। वो भी तो सुबह जल्दी उठता था और उसके जिम के खिड़की में से मंदिर साफ साफ दिखाई देता था और मंदिर में पूजा करती हुई आस्था भी। उसने आस्था को खाना बनाते हुए भी देखा था। 1-2 बार तो वो आस्था के पास भी आ गया था उसे ये बताने कि ये उसका काम नहीं है, लेकिन अपने गिल्ट के चलते वो कुछ बोल हो नहीं पाया। सभी खामोशी से अपना अपना नाश्ता करने लग गए। आस्था, आप कुछ खा क्यों नहीं रही है? एकांश। हाँ, हो गया, आस्था ने किसी तरह से कहा और बिना कुछ सुने ही वहां से उठकर चली गई। डर उसके चेहरे पर साफ देखा जा रहा था। एकांश को बुरा लगा कि आस्था उससे इस तरह डर रही है, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। आस्था डर से अपने कमरे में आ गई। आस्था बेटा, क्या बात है? आप कुंवरसा से इस तरह क्यों डर रही है? दाइमा। वो आस्था डर को वजह से कुछ बोल ही नहीं पाई। क्या बात है बेटा? दाइमा। वो गुस्सा। छी,
चीखते हैं, डर लगता है। आस्था ने किसी तरह से कहा। ऐसा नहीं है आस्था, कुंवर साहब बहुत अच्छे हैं। हाँ, आपके सामने वो चिखे, लेकिन उनका स्वभाव ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शांत है वो काफी, और समझदार भी। दाइमा, लेकिन मुझे नहीं, हमें पसंद नहीं करते, शायद हमसे नफरत करते हैं। आस्था, अगर वो आपसे नफरत ही करते ना तो कल आपके लिए सारे परिवार से नहीं लड़ते, दाइमा ने कहा। और आस्था ने हैरानी से उनकी ओर देखा। यही सच है। और दाइमा ने कल की सारी बातें आस्था को बता दी। मगर शादी वाले दिन, आस्था, शादी वाले दिन क्या आस्था, क्या कुंवरसा ने आपसे कुछ कहा था? दाइमा, आस्था ने ना में सर हिलाया। उस दिन उनके गुस्सा होने की वजह आपकी रंगत नहीं, आपकी उम्र थी। सिर्फ आपकी कुंडली को देखकर आपकी और कुंवरसा की शादी उन्हें मंजूर नहीं थी, और यही वजह है कि वो गुस्सा हो गए। किसी के साथ नाइंसाफी हो, ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, और यह तो उन्हीं की वजह से गलत हुआ, इसलिए तो वो इतना गुस्सा हो गए। दाइमा, इसका मतलब कुंवर जी को हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमसे गुस्सा नहीं है? आस्था ने मासूमियत से पूछा। उसके चेहरे पर खुशी की हल्की सी लहर साफ साफ दिखाई दे रही थी। बिल्कुल भी नहीं, दाइमा ने उसके चेहरे को प्यार से सहलाते हुए कहा। इतने दिनों बाद आस्था के चेहरे की खुशी देख उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा था। दाइमा, कुंवर साहब आप दोनों को बुला रहे हैं, नौकर ने कहा और चला गया। आस्था की मुस्कान कम हो गई, और ये दाइमा ने देख लिया। अब क्या हुआ? अभी भी डर लग रहा है? दाइमा वो नाश्ता करते वक्त कुंवर जी कुछ बोल रहे थे, और हम वहां से भागकर आ गए। आस्था ने ओट बाहर निकालते हुए कहा, मानो अगले ही पल वो रो देंगी। कोई बात नहीं बेटा, दाइमा, वो हमें डांटेंगे। आस्था, अब ये तो बाहर जाकर ही पता चलेगा, दाइमा ने कहा, और वो उसे लेकर बाहर आ गई। बाहर घर के सभी फैमिली मेंबर थे। आस्था दाइमा के पीछे छुप गई, और थोड़ा सा सर बाहर करके एकांश की ओर देखने लगी। एकांश ने उसे देखा, और उसकी मासूमियत भरी हरकत देख खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। एकांश को सिर्फ उसका थोड़ा सा चेहरा और उसके वो लंबे बाल ही दिखाई दिए। एकांश को उसे देखने की तमन्ना हुई। ये क्या सोच रहे हैं हम, उसने दिल ही दिल में कहा, और फिर अपने जज्बातों पर काबू रखकर कहा, आस्था, यहाँ आइए। एकांश, जी, आस्था, यहाँ हमारे साथ आकर बैठिए, एकांश ने कहा, और घर के सभी लोग उसकी ओर देखने लग गए। आस्था ने दाइमा का हाथ और पैक पकड़ लिया। उन्होंने अपना हाथ छुड़वाया और आंखों से ही आस्था को हाँ का इशारा किया। आस्था घबराते हुए आगे बढ़ी और सोफे के किनारे पर बैठ गई। उसका सर अभी भी नीचे ही था, उसके वो हल्के गीले बाल नीचे फर्श तक आ रहे थे। ये फॉर्म, आपका एडमिशन हमने कॉलेज में करवा दिया है, आप साइन कीजिए और कल कॉलेज देख आइए। एकांश, आस्था ने हाँ में सर हिलाया और जल्दी से फॉर्म में लिया। वो भी तो पढ़ना चाहती थी। अगर एकांश इस वक्त उसका चेहरा देख पाता तो उसे पता चलता उसके इस एक डिसीजन से वो कितनी खुश हो गई। लेकिन कुंवर सा, ये पढ़ कैसे सकती है? धनुष, क्या कहना चाहते हैं आप बड़े बाबा सा? एकांश, अगर ये बाहर पढ़ने जाएंगी तो सबको पता चल जाएगा कि ये आपकी पत्नी और यहाँ की कुंवरानीसा है, और इनकी छोटी उम्र की वजह से हमारी फैमिली कितनी ट्रोल होंगी हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। धनुष, पहली बात बड़े बाबा सा, हमने कल ही कहा था, हमारी पत्नी से जुड़ी हर बात का फैसला हम लेंगे, और इसमें कोई भी इंटरफेयर करे ये हमें मंजूर नहीं। एकांश, बात सिर्फ आपकी पत्नी की नहीं है कुंवर सा, घर में बाकी और भी मेंबर है। धनुष जी ने इस बार हल्के गुस्से में कहा। फिक्र मत कीजिए बड़े बाबा सा, हर्ष के पॉलिटिकल करियर पर इस बात का कोई असर नहीं होगा। और रहा सवाल आस्था का, तो वो हमारी पत्नी आस्था एकांश सूर्यवंशी बनकर नहीं बल्कि आस्था प्रताप देशमुख बनकर अपनी पाई पूरी करेगी। एकांश ने कहा। ये कहते वक्त उसकी बातों में बहुत कॉन्फिडेंट था और विश्वास भी जो उसने आस्था पर दिखाया था। एकांश आस्था के ओर गया, उसका चेहरा अब भी नीचे झुका हुआ था। आस्था, आप आगे पढ़ेंगी ना? एकांश ने प्यार से पूछा। आस्था ने हाँ में सर हिलाया। ठीक है, कल आप कॉलेज देखने चली जाना, ड्राइवर आपको कॉलेज के थोड़ी दूर छोड़ आएगा और आपको लेने भी आएगा, इज दैट ओके? एकांश ने कहा, और फिर आस्था ने हाँ में सर हिलाया। And everyone, my decision is final, so do not interfere in it, is that clear? एकांश ने कहा और बाहर निकल गया। सभी अपने अपने काम पर चल दिए। हमने तो कुंवर जी को थैंक यू बोला ही नहीं। आस्था मुंह लटकाते हुए, जाइए और जाकर कहिए। दाइमा, आस्था जल्दी से बाहर की ओर चली गई। अब हमें भी माफ कर दीजिए कुंवर सा, अजय, आपकी गलती माफी के लायक नहीं है। एकांश गुस्से में, मानते हैं, लेकिन आप कब तक ऐसे ही गुस्सा रहेंगे हमसे? आकाश कहते हुए उसके सामने आ गया। एकांश उन दोनों को गुस्से से घूर रहा था, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही एक मीठी आवाज उसके कानों में गूंजी और उसके गुस्से की जगह स्माइल ने ले ली। आकाश, अजय भी हैरान हो गए। कुंवर जी, आस्था ने खुशी से उसे पुकारा।
जी, एकांश ने मुड़ते हुए प्यार से कहा। वो, 1 मिनट, आस्था ने कहा और अपने आसपास देखा। उसका सर अभी भी नीचे ही था और एकांश उसकी हरकत देख रहा था। एकांश का दिल तो अभी भी सिर्फ उसके चेहरे का दीदार करना चाहता था। आस्था वहां से चली गई। एकांश को ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। उसने एक बार अपनी घड़ी देखी। आकाश, अजय, आई विल ड्राइव द कार, वेट हियर, एकांश ने कहा और आस्था के पीछे चला गया। आस्था, एकांश, ओनली 1 मिनट कुंवर जी, आस्था ने फूल को तोते हुए कहा। एकांश खामोश हो गया और उसे देखने लगा। इनके बाल कितने लंबे हैं, ये संभालती कैसे है? सारी एनर्जी तो इन्हें संभालने में ही चली जाती होंगी, तभी इनका वेट इतना कम है। डॉक्टर भी कह रहे थे ये ठीक से खाती नहीं है, कुछ सोचना पड़ेगा इस बारे में। एकांश आस्था के ख्यालों में गुम होकर उसे देख रहा था। कुंवर जी, आस्था ने उसे आवाज दी। हाँ बोलिए ना, एकांश होश में आ गया। ये आपके लिए, आस्था ने उसे रोज देते हुए कहा। उसका सर अभी भी नीचे ही था। ये किस लिए? एकांश, आपने हमारी पढ़ाई बंद नहीं की और एडमिशन भी करवा दिया, इसलिए। आस्था, ये हमारा फर्ज है, आफ्टर ऑल यू आर माई वाइफ, एकांश ने कहा और आस्था ने पलके उठाकर उसे देखा। एकांश तो बस देखता ही रह गया। उसकी वो हरी खूबसूरत आंखें, कब दोनों की नजरें एक दूसरे में उलझ गई उन्हें ही पता नहीं चला। एकांश जहां आस्था के आंखों की खूबसूरती के गहराई नाप रहा था, वही आस्था उसके नजरों में अपने लिए फिक्र। एक तेज धमाका हुआ और आग की लपेटों पर तेज हवा में समा गई। उसी के साथ आस्था भी एकांश के गले लग गई। हैरान तो एकांश भी बहुत हुआ था, लेकिन आस्था को डर से कांपता हुआ देख उसने भी उसे अपनी आगोश में समा लिया। आस्था डर से बहुत कांप रही थी और एकांश उसे इस तरह पैनिक हुआ देख उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। आकाश, अजय और कुछ बॉडीगार्ड एकांश की ओर आ गए, लेकिन उन्हें इस तरह देख उन्हें कवर कर उनकी ओर पीट करके अपनी अपनी पोजीशन में खड़े हो गए। आस्था अब बेहोश होने लगी थी। क्या हुआ है आस्था, होश में आइए, एकांश ने घबराते हुए कहा और उसके चेहरे पर आए हुए बाल पीछे कर दिए। देखिए हम हैं यहाँ, रिलैक्स हो जाइए, एकांश ने धीरे से उसके माथे को किस किया। आस्था थोड़ी संभल गई। एकांश के छुबन से उसे महफूज फील हुआ। किसी तरह उसने कहा, कुंवर जी, आग, डर में आग, जल। आस्था बस इतना ही कह रही थी और वो बेहोश हो गई। एकांश ने उसे अपनी बाहों में उठाया और महल के अंदर ले जाने लगा। आकाश, कॉल द डॉक्टर राइट नाउ, एकांश आस्था को अपने बाहों में लिए दौड़ रहा था। घर के बाकी लोग भी बाहर आ चुके थे। एकांश आस्था को लेकर अपने कमरे में चला गया और डॉक्टर का वेट करने लगा। एकांश आस्था को अपने बाहों में उठाकर पैलेस के अंदर ले आया। सब उसे ही देख रहे थे। वो धमाका इतना तेज था कि हर कोई डर गया था। एकांश ने आस्था को अपने कमरे में लेटा दिया और डॉक्टर का वेट करने लगा। अगले 5 मिनट के अंदर ही डॉक्टर वहां आ गए और उसे चेक किया। डॉक्टर, एकांश ने बस इतना ही कहा। डर की वजह से ही बेहोश हुई है, ऊपर से उनकी तबीयत भी खराब थी। मैंने इंजेक्शन दिया है और सलाइन भी लगा दी है, रात तक होश आ जाएगा। डॉक्टर, एकांश, कुंवर अगेन आई टेल यू, टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, शी इज सो वीक। अगर ऐसे ही बार बार होता रहा तो उनके बॉडी के साथ साथ माइंड पर भी असर होगा। डॉक्टर, आई विल, एकांश। डॉक्टर चले गए। एकांश ने एक बार उसके सर पर हाथ रखा और बाहर आ गया। मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता। भाई साहब, रुद्र, ऐश्वर्या और उत्तरा रोते हुए आए और एकांश के गले लग गए। शुस, रिलैक्स, आई एम टोटली फाइन, एकांश ने प्यार से उनके सर पर हाथ रखा। अगर आप गाड़ी में, आप प्लीज अपना ध्यान रखा कीजिए ना भाई साहब। ऐश्वर्या अब भी रो रही थी, बाकी सब घरवालों के आंखों में भी आंसू थे। ऐश्वर्या, बच्चा रिलैक्स, हम बिल्कुल ठीक है, आप सब भी प्लीज शांत हो जाइए। एकांश ने एक नज़र अजिंक्य जी को देखा। फिक्र उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वो सबके गले लग गया। बाबा साहब, हम ठीक है, एकांश ने उन्हें गले लगाते हुए कहा। उन्होंने भी उसे मजबूती से पकड़ लिया। आंसू की एक बूंद उनके आंखों से झलक आई। थैंक गॉड एकांश, आप ठीक है, वरना पता नहीं हम कैसे। अजिंक्य जी काफी इमोशनल हो चुके थे। हम ठीक है बाबा साहब। एकांश, आप तो टाइम से ऑफिस के लिए निकलते थे ना, फिर आज लेट कैसे? वैसे अच्छा ही हुआ आप लेट हो गए, नहीं तो वो ब्लास्ट। धनुष जी कहते हुए रुक गए। हम आस्था से बात कर रहे थे, इसलिए लेट हो गए, एकांश ने कुछ सोचते हुए कहा। इसका मतलब छोटी सी भाभी सा की वजह से आप सेफ है? रुद्र, हाँ, उन्हीं की वजह से आज हमारे कुंवर सा सेफ है। उनके कुंडली के सितारे। दादा सा आगे कुछ बोल पाते तभी तक एकांश ने उन्हें रोक दिया। कुंडली सितारे, ये सब अंधविश्वास है दादा सा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एकांश, आप मानो या ना मानो, लेकिन यही सच है, आस्था के सितारे बहुत बुलंद है।
इसलिए तो आज आपकी जान भी बच गई, और आपको इतना बड़ा इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया था। दादा सा, फिलहाल हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, एकांश ने कहा और अपनी स्टडी रूम में चला गया। आकाश और अजय भी उनके पीछे चले गए। कुंवर सा, आकाश, स्पेक, एकांश, पता नहीं कहना ठीक है या नहीं, लेकिन आपके कार में बॉम्ब फिट करने के लिए पहले इसमें से ही किसी ने हेल्प की है, मेन स्टाफ या फिर घर का कोई मेंबर। पहले इसके इतने टाइट सिक्योरिटी होते हुए अंदर बॉम्ब लाना और कार में फिट करना इट्स इम्पॉसिबल। आकाश, हम, एकांश ने खामोशी से कहा। क्या सोच रहे हैं कुंवर सा? अजय जो काफी देर से एकांश को देख रहा था उसने कहा। एकांश खामोश रहा, उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। कहीं आपकी सोच में हमारी कुबरानीसा तो नहीं है ना कुंवर सा? अजय चुप रहो, आकाश ने उसे डांटा। आप सच कह रहे हैं अजय, हम आस्था के बारे में ही सोच रहे हैं। एकांश, क्या बात है कुंवर सा, आप पर हुए इतने बड़े हमले को छोड़कर आप कुबरानीसा के बारे में सोच रहे? सब कुछ ठीक तो है ना? आकाश ने परेशान होते हुए कहा। उसे पता था एकांश बिना वजह किसी सोच में इस तरह नहीं डूब सकता। बात एक हो तो बताओ। एकांश कुछ पल खामोश हो गया। आकाश, आपने आस्था के बारे में सब पता करवाया था ना? हमें उनकी सारी जानकारी चाहिए, एकांश ने कहा। कुंवर सा, हम उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। वो जिस गांव में रहती थी वहां के लोग ज्यादा बात करने को तैयार नहीं है। आकाश, तो फिर आपको बाकी जानकारी कैसे मिली? एकांश, कुंवर सा, उनके गांव से तो सिर्फ इतना ही पता चला कि 5 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया। उनकी माँ ने ही उन्हें संभाला, लेकिन उनकी माँ उन्हें ज्यादा बाहर निकलने नहीं देती थी। ... स्कूल और फिर सीधा घर, यहाँ तक कि उनकी कुंडली और इस शादी के पीछे की वजह के बारे में हमें बाबासा के ड्राइवर से पता चला। उसने ही नशे की हालत में ये सब बता दिया, और ये भी कि उनकी माँ इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। यही वजह थी कि बाबासा उनसे मिलने गए, और पता नहीं वहाँ क्या हुआ कि कुछ देर बाद उनकी माँ को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और आगे का आपको पता है। अजय ने एक सांस में सब कह दिया। कोई रास्ता नहीं है उस रात की सच्चाई जानने के लिए, आस्था का अतीत जानने के लिए, एकांश ने हताश होते हुए कहा। सिर्फ कुबरानीसा ही आपको सब बता सकती है। आकाश, लेकिन कुंवर सा, आपको जानना क्या है? अजय, आस्था के डर की वजह। आप नहीं जानते अजय, उस ब्लास्ट के बाद उनकी क्या हालत हो गई थी। कल भी उनका इस तरह बेहोश होना, हमेशा खामोश, अकेले रहना, हमें खल रहा है पता नहीं, लेकिन जब आज हमने उनकी आंखें देखी तो उनमें बहुत खालीपन, डर, उदासी हमने महसूस किया। शायद किसी खौफ तले वो हमेशा रहती है। एकांश, हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कुंवर सा। आकाश, आपको प्यार हो गया है उनसे? अजय, एकांश ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। हर बार जब भी अजय प्यार मोहब्बत की बातें करता था तो एकांश उसे इग्नोर कर देता था या फिर मजाक में ले लेता, लेकिन आज वो खामोश रहा और उसकी ओर देखने लगा। आपने बताया नहीं? अजय ने फिर से पूछा। वो हमारी पत्नी है, एकांश ने कहा, जबकि वो खुद इस बात से सैटिस्फाइड नहीं था। ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है। अजय आपको दिया गया काम कीजिए, एकांश ने उसकी बात टालते हुए कहा। ठीक है कुंवर सा, हमने मान लिया, वो आपकी पत्नी है और आप सिर्फ उस रिश्ते से ही उनके लिए फिक्रमंद है। लेकिन एक बात अपने आप से पूछिएगा जरूर कि वाकई में आपको उनके लिए कोई भी फीलिंग है या नहीं है। अजय की बातों पर एकांश ने कुछ नहीं कहा और चेयर पर पीछे सर टिकाते हुए बैठ गया। आकाश भी, जो हर बार अजय को उसकी बातों के लिए टोकता था, वो खामोश रहा। उसने भी एकांश को इस तरह फिक्रमंद कभी नहीं देखा था। एकांश की आंखों में आज अलग ही इमोशंस उसे दिखाई दे रहे थे। आकाश, अजय वहां से चले गए। एकांश अभी भी अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था। प्यार नहीं, ये नहीं हो सकता। हम जानते ही कितना है उन्हें, लेकिन हम जो फील कर रहे हैं, ये क्या है? कौन सी फीलिंग है? क्या वो हमारी पत्नी है? इस वजह से हम ये सब फील कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कुछ। ये सब सोचते हुए एकांश के सामने आस्था का वो चेहरा आया। शादी के दूसरे ही दिन की बात। एकांश रात भर सो ही नहीं पा रहा था, इसीलिए वो अपने जिम में चला गया। काफी एक्सरसाइज करने के बाद भी वो जब अपने आप को शांत नहीं कर पाया तो वो बाहर गार्डन में के मंदिर में चला गया, जहां आस्था पहले से मंत्रों का जप कर रही थी। हाथ जोड़े, आंखें बंद किए, वो लगातार मंत्रोच्चारण कर रही थी। बीच बीच में सिसक भी रही थी। उसकी गीली पलकें इस बात की गवाही दे रही थी कि वो कितनी रोई है। उसके ये आंसू हमारी वजह से ही है। एकांश को ये फील हुआ, हमारी वजह से कोई रो रहा है। इस बात का गिल्ट उसे अंदर ही अंदर बहुत तड़पा रहा था। हर रोज वो उसे सुबह मंदिर में देखता और हर बार आस्था के आंसू उसका गिल्ट और बढ़ाते। बेजान गुड़िया की तरह आस्था का रहना, काम करना, गार्डन में बैठे हुए भी दूर कहीं एक टक देखना। एकांश,
की बेचैनी बढ़ा रहे थे। वो चाहकर भी आस्था के सामने नहीं जा पा रहा था। उसने एक बार भी आस्था को मुस्कुराते हुए या फिर किसी से बात करते हुए नहीं देखा था। यही वजह थी कि एकांश भी खामोश हो गया। वो भी किसी से बात नहीं कर रहा था। प्यार कैसे हो सकता है हमें? आखिर दिया ही क्या है हमने उन्हें? सिर्फ आंसू, तकलीफ, दर्द, पर अब नहीं। लेकिन फिर वो सब क्या था? जब दादासा ने उनकी तारीफ की तो क्यों हमें खुशी हुई? उनके लंबे बाल खींचते ही हमें उनकी ओर आस्था का हमें कुंवरजी कहना और हमारा गुस्सा पल में गायब हो गया। जब डर से वो हमारी बाहों में चली आई, तब पता नहीं पूरे बदन में किस तरह की हलचल हुई। ये पहली बार तो नहीं था कि हम किसी के गले लगे हैं। फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव और भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमने कितने बार फॉर्मल हक किए हैं, लेकिन ये फीलिंग आस्था के छूने से ही क्यों हुई? और कैसे हमने उन्हें शांत करने के लिए किस कर दी? वो भी तो शांत हो गई। क्या है ये सब? क्यों हो रहा है ये सब? लेकिन अब जो भी हो, हमें उन्हें सब कुछ देंगे जो वो डिजर्व करती है। उन्हें इस काबिल बनाएंगे कि अपनी लाइफ का हर डिसीजन वो ले सके। उन्हें इतना काबिल बनाएंगे कि कोई भी उन्हें कुछ बोल नहीं पाएगा। एकांश ने अपने आप से ही ये प्रॉमिस किया और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। आस्था अभी भी सो रही थी। एकांश ने उसे देखा और उसकी जहन में आस्था की वो हरी खूबसूरत आंखें आ गई। इसी के साथ उसके ओठों पर प्यारी सी स्माइल। वो चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाया और धीरे से उसके सर पर हाथ रख दिया। उसके बिखरे हुए लंबे बालों को एक तरफ कर दिए, फिर मुस्कुराकर धीरे से कहा, आपसे ज्यादा तो आपके बालों का ही वेट है। एकांश आस्था के करीब बढ़ा। उसके माथे पर वो अपने लबों की मोहर देने ही वाला था, फिर कुछ सोचकर रुक गया। आस्था, ये सच है कि आप हमारी पत्नी है, लेकिन ये सच तभी सबके सामने आएगा जब आप चाहेंगी। वो भी तब जब आप काबिल बन जाएंगी, पढ़ लिख कर सक्सेसफुल हो जाएंगी, और ये सब हासिल करने में हम आपका साथ देंगे, आपके हमसफर बनकर, एकांश ने कहा और उसके सर पर प्यार से हाथ फिराकर वहां से चला गया। मेपल का पत्ता, 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 मेपल का पत्ता। रात 8 बजे के आसपास आस्था को होश आया। अपने आप को अनजान कमरे में पाकर आस्था घबरा गई, लेकिन जैसे ही उसने कमरे की खूबसूरती देखी बस देखते ही रह गई। वो वहां की चीजों को छूकर देख रही थी और एकांश उसे। आस्था की नजरें एकांश पर रुक गई और उसने अपना सर झुका लिया। अपनी ओढ़नी को दोनों हाथों से पके हुए वो सर झुकाकर खड़ी थी। आप ठीक है? एकांश की प्यार भरी आवाज। आस्था ने ना में सर हिलाया। क्या हुआ? एकांश परेशान होते हुए। वो जब आग। आस्था बस इतना ही कह पाए, डरिए मत, अब सब ठीक है। एकांश। आस्था खामोश सर झुकाए खड़ी रही। भूख लगी है? एकांश। आस्था ने हाँ में सर हिलाया। चलिए सबके साथ खाते हैं। एकांश। मैं नहीं, हम कमरे में खाओ प्लीज। आस्था। एकांश समझ रहा था कि वो डर रही है। उसने भी उसे थोड़ा टाइम देने की सोची। ठीक है, आज आप आपके कमरे में खा लीजिए, लेकिन कल से आप सबके साथ खाएंगी। और एक बात, हर बार डरकर रहना सही नहीं है, तो अपने अंदर से अपने डर को निकाल दो। एकांश। आस्था वहां से बिना कुछ बोले जाने लगी। आस्था। एकांश ने उसे आवाज दिया और आस्था वैसे ही उसकी ओर पीट करे रुक गई। आप हमसे फ्रेंडशिप करेगी? एकांश। आस्था हमेशा की तरह खामोश रही। आप कल सोचकर जवाब दीजिए, एकांश ने फिर से कहा। हम। आस्था ने कहा और वहां से चली गई। बाहर दाइमा उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने इसे कमरे में ले गई। उसके लिए खाना पहले ही कमरे में आ चुका था। आस्था ने दाइमा की तरफ देखा। इतना खाना? आस्था। हाँ, और आपको पूरा खाना है? कुंवरसा ने कहा है, पूरा खत्म होना चाहिए। दाइमा। आस्था। ठीक है, कम से कम 2 रोटियां तो खाइए, और फिर आपको मेडिसिन भी लेनी है। दाइमा। आस्था ने खाना खाया और मेडिसिन लेकर सो गई, लेकिन बार बार उसे सिर्फ एकांश का ही चेहरा दिखाई दे रहा था। काफी देर बाद नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। यही हाल एकांश का भी था। मेपल का पत्ता, 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 मेपल का पत्ता। आस्था की जिंदगी आज से पूरी तरह बदलने वाली थी, और उसे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था। उसके दिन की शुरुआत हर रोज की तरह शिवजी की आराधना करते हुए हुई, और एकांश की उसे देखते हुए। आस्था पूजा करके किचन में गई और सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर अपने कमरे में जाकर बैठ गई। कुंवरानीसा, आपको कुंवरसा बाहर बुला रहे हैं नाश्ता करने के लिए, सर्वेंट ने आकर कहा। आस्था फिर से घबरा गई। उसे एकांश के सामने जाने से डर लगता था। सिर्फ एकांश ही नहीं, घर के और भी लोगों के सामने जाने से वो डरती थी। दाइमा और रुद्र छोड़कर उसने तो किसी से बात भी नहीं की थी। आस्था डरते हुए बाहर आ गई। छोटी सी भाभी सा, आइए यहाँ भाई सा के पास बैठिए। रुद्र ने उठकर एकांश के बाजू की चेयर पीछे खींच दी। एकांश की नजरें उसकी ओर चली गई, और हर बार की तरह इस बार भी उसके चेहरे पर डर देखकर उसे बुरा लगा। आस्था कैसे तभी घबराते हुए वहां बैठ गई।
सर्वेंट ने आकर उसे खाना सर्व किया। बाइट लेते हुए भी उसके हाथ कांप रहे थे। वो एक भी निवाला ठीक से नहीं खा पा रही थी। आस्था, ब्रेकफास्ट के बाद हमें बात करनी है, हमारे कमरे में आ जाइएगा, एकांश ने धीरे से उसके करीब आकर कहा। और बस आस्था की सारी हिम्मत वही खत्म हो गई। उसके बाद उसने एक भी निवाला नहीं खाया। एकांश अपने रूम में आस्था का इंतजार कर रहा था। आस्था किसी तरह वहां पहुंच गई। उसका सर नीचे ही था और वो अपने ओढ़नी पर की अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। क्या आप यहाँ कंफर्टेबल नहीं है? एकांश ने उसकी बेचैनी को देखते हुए कहा। बाहर बात करे, आस्था ने धीरे से कहा। एकांश का इस तरह उसे अपने रूम में बुलाने का मतलब उसने अलग ही निकाल दिया था। वो थी तो एक बच्ची ही ना, जिसे उसकी माँ ने हमेशा यही बताया था कि मर्दों से दूर रहे, किसी के नियत का कुछ कह नहीं सकते। और उस रात के हादसे के बाद तो उसके दिल में मर्दों को लेकर और भी डर बैठ चुका था। एकांश को उसकी हरकतें देखते हुए अंदाजा आ चुका था कि वो क्या सोच रही है। आस्था हमारे बारे में ये सोचती है। ये बात जानकर उसे बहुत बुरा लगा। अगर आप चाहे तो हम बाहर गार्डन में भी बात कर सकते हैं, एकांश ने कहा। आस्था ने झट से हाँ कहा और उसकी ओर देखा। फिर से उसकी वो हरी आंखें देखकर एकांश उसमें खो गया और आस्था उसे अपनी ओर इस तरह देखता हुए पाकर असहज हो गई। उसने अपना सर झुका लिया। चले, एकांश आगे बढ़ गया और आस्था उसके पीछे। दोनों गार्डन में आ गए। एकांश समझ चुका था कि आस्था उससे इतने जल्दी फ्रेंडशिप नहीं करने वाली। उसकी दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है, इसलिए उसने फ्रेंडशिप वाली बात बोलना अवॉइड कर दी। आपकी तबीयत कैसी है अब? फीलिंग बेटर ना? एकांश। हाँ। आस्था। मेडिसिन ली? एकांश। आस्था। कोई प्रॉब्लम है क्या? एकांश। नहीं। आस्था। आस्था का इस तरह से हाँ और ना में जवाब देना एकांश को बहुत बुरा लग रहा था। फिर भी उसने आगे कहा, आप आज जाकर कॉलेज की फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिए, नेक्स्ट वीक से आपका कॉलेज शुरू हो जाएगा। एकांश। आस्था के चेहरे पर स्माइल आ गई और साथ ही में उसके गालों पर डिंपल। एकांश उसे देखता ही रह गया। ये थोड़े पैसे ले लीजिए, दाइमा के साथ जाकर शॉपिंग कीजिए, एकांश ने उसे नोटों की गद्दी देते हुए कहा। क्या शॉपिंग करूं? आस्था का मासूमी भरा सवाल। जो आपको चाहिए, यूनिफॉर्म, बुक्स और भी जो आपको पसंद आए, एकांश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आस्था, आप कॉलेज अकेले जा पाएंगी या फिर हम आए? हमारा मतलब रुद्र को भेजे आपके साथ। एकांश खुद ही उसके साथ जाना चाहता था और ये कहते हुए वो रुक गया और रुद्र का नाम ले लिया। नहीं, मैं जाऊंगी अकेले। आस्था। ओके, एकांश ने कहा और वहां से वो चला गया। आस्था भी उसकी तरफ देखने लगी जब तक उसकी कार गेट से बाहर नहीं चली गई। मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता। दाइमा, आस्था ने खुश होकर आवाज दी। क्या बात है, आज हमारी बेटी बहुत खुश लग रही है। दाइमा ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। हम आज कॉलेज जा रहे हैं, कुंवर जी ने कहा। आस्था, ये तो बहुत अच्छी बात है। दाइमा, ये पैसे कुंवर जी ने दिए शॉपिंग करने के लिए। आस्था, तो फिर कब जा रही है आप शॉपिंग के लिए? दाइमा, जब आपके पास वक्त हो, हम अकेले थोड़ी जाएंगे। आस्था, अच्छा ठीक है, कल चलते हैं। आज तो आप कॉलेज जाएंगी ना? दाइमा, हाँ, ये पैसे आप अपने पास रख दीजिए ना, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास है हमारे पैसे। आस्था, बेटा ये कुंवरसा ने आपको दिए हैं ना खर्च करने के लिए, तो रखिए अपने पास। दाइमा, लेकिन इतने सारे। आस्था, आपको जितने पैसों की जरूरत है उतने ही खर्च कीजिए, बाकी सब रहने दीजिए अपने पास, आपको बाद में जब भी लगे उसे खर्च कर लीजिएगा। दाइमा। आस्था फिर भी सोच रही थी। अब सोचना बंद कीजिए और जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए, एडमिशन लेने जाना है। दाइमा। हाँ। आस्था तैयार होने चली गई। उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए। मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता। एकांश अपनी केबिन में लैपटॉप खोले बैठा हुआ किसी सोच में गुम था। ऐसा पहली बार हुआ था जब एकांश काम न करके कहीं और ही खोया हुआ था। कुंवरानीसा की याद आ रही है क्या आपको कुंवरसा? अजय ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। आपको क्या लगता है एकांश, बात तो उन्हीं से जुड़ी हुई है, सिर्फ ये प्यार मोहब्बत से रिलेटेड ना होकर कुछ और ही है। अजय, काफी अच्छे से जानते हैं ना हमें। एकांश, हम बहुत अच्छे से। आप बताइए क्या बात है? आकाश। अजय, आकाश। एकांश ने सिर्फ इतना ही कहा और चुप हो गया। कुंवरसा, कोई परेशानी वाली बात है क्या? आकाश, आस्था का बिहेवियर हमारी समझ से बाहर है, कल तो खुद आकर हमसे बात की थी और आज हमारी तरफ देखा भी नहीं। फिर से वही डर, क्या करें हम कि उनका डर खत्म हो जाए? समझ नहीं आ रहा है, वाई शी इज सो कॉम्प्लिकेटेड। एकांश, कुंवरसा, गिव हर सम टाइम, शायद वक्त ही आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो।
और वैसे भी उनका बिहेवियर सबके लिए सेम ही है, वो किसी से भी बात नहीं करती। अजय, हमें किसी में भी शामिल नहीं होना है, आई वॉन्ट स्पेशल टू हर। एकांश, डू यू लव हर? आकाश, नो, इट वॉज जस्ट। एकांश खामोश हो गया। आस्था के लिए उसके दिल में क्या है वो खुद नहीं जानता था। जस्ट वॉट? अजय में मस्ती के मूड में कहा। यू नो वॉट वन थिंग आकाश, ये कुछ देर पहले इतनी समझदारी की बात कर रहे थे तो हमें लगा सुधर गए हैं, बट आई वॉज रॉन्ग। अजय कभी नहीं सुधरने वाले। एकांश, और आप भी नहीं। बात बदलना तो कोई आपसे सीखे कुंवरसा। वैसे हमारी बातों पर सोचना जरूर। आप जो आपकी कुरानीसा के लिए सोचते हैं वो कुछ और है या प्यार से सिर्फ। अजय, एकांश मुस्कुरा दिया। आकाश और अजय दोनों समझ गए कि वो अब शांत हो चुका है। उसके चेहरे पर हमेशा वाली स्माइल देखकर उन्हें अच्छा लगा। तीनों भी अपने अपने काम में बिजी हो गए। मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता। आस्था ने कॉलेज जाकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। डर तो उसे अभी भी लग रहा था। उसके गांव का माहौल और यहाँ का माहौल पूरी तरह से अलग था, लेकिन अपनी माँ को याद करके उसने अपना कदम आगे की ओर बढ़ा दिया। 2 दिन बाद वो और दाइमा ने मिलकर शॉपिंग की। उसने सिर्फ अपनी जरूरत की ही चीजें ली। बिना वजह का खर्च करना उसकी आदत नहीं थी। एकांश बहुत कम ही उसके सामने आया। वो अपनी वजह से आस्था के पढ़ाई में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहता था। कॉलेज के पहले दिन एकांश ने उसे मोबाइल और लैपटॉप गिफ्ट किया और बिना कुछ बोले ही वहां से चला गया। एकांश का उससे बात नहीं करना कहीं ना कहीं आस्था के दिल में हलचल मचा रहा था, लेकिन वो इस बात से ही बहुत खुश थी कि अब उसकी पढ़ाई शुरू होंगी। उसके कॉलेज में रंग की वजह से उसे ट्रोल किया जाता था, लेकिन आस्था को उसकी आदत थी। उसे ज्यादा कुछ फर्क ही नहीं पता था। कॉलेज में वो सभी प्रोफेसर और टीचर की फेवरेट बना चुकी थी। आफ्टर ऑल शी इज टॉपर इन ऑल सब्जेक्ट। उसके हर सवाल के जवाब देने की टेक्निक, मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्पीड माइंड ब्लोइंग थी। कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी एकांश से आस्था की तारीफ की थी। एकांश को भी खुशी थी कि कम से कम वो बाहर तो किसी से घबराती नहीं है। वो भी 2-4 दिन में उससे पढ़ाई के बारे में पूछ ही लेता। आस्था धीरे धीरे घर में सबसे मिलने जुलने लगी थी। ... उसके हाथ के चाय और नाश्ते के बिना किसी के भी दिन की शुरुआत नहीं होती थी। बड़ी दादी सा, बड़ी माँ और दोनों काकी सा उससे अच्छे से बात करते थे। जेम्स के सामने तो मैडम अब भी जाती ही नहीं थे। आनंदी, उनकी बेटी परी, हर्षिका भी उससे अच्छे से बात करते थे। हर्ष, उत्तरा, ऐश्वर्या, स्वप्न उससे इतनी बात नहीं करते थे, लेकिन पहले की तरह इंसल्ट भी नहीं करते थे। हाँ, लेकिन दाइमा और रुद्र के साथ उसका रिश्ता और भी गहरा हो चुका था। रुद्र हमेशा एक भाई की तरह उसे सपोर्ट करता और अपने मजाकिया अंदाज से उसे हंसाता। 8 महीने कैसे बीत गए किसी को पता भी नहीं चला। सेमेस्टर एग्जाम में आस्था ने टॉप किया था। एकांश तो उसके लिए बहुत खुश हुआ। वो आस्था के बिना नजरों में आए उसकी हर छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रखता, लेकिन आस्था को ये सब पता था, इसीलिए वो भी एकांश के छोटे बड़े चीजों का ध्यान रखती। उसके लिए सुबह की कॉफी बनाना, उसके नहाने जाने के बाद कपड़े निकालना, एकांश के लिए लंच बनाकर देना, ऑफिस से आने के बाद की कॉफी या फिर देर रात तक वो स्टडी में काम करते वक्त की कॉफी। अगर इन सब में कमी थी तो सिर्फ एक, उन दोनों की बातें ना की बराबर होती। दोनों भी एक दूसरे के लिए सब कुछ करते, एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखते, लेकिन उनके बीच कन्वर्सेशन बिल्कुल भी नहीं था। मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता। कल महाशिवरात्रि का त्योहार था। पूरा पैलेस रोशनी से जगमगा रहा था। सुबह घर के शिव मंदिर में पूजा होनी थी और उसके बाद सभी कुलदेवता के मंदिर में जाने वाले थे। वहां भी बहुत बड़ी पूजा रखवाई थी। आस्था और एकांश दोनों एक साथ इस पूजा में बैठने वाले थे। स्वयं महागुरु स्वामीनंद जी यह पूजा करवाने वाले थे। आस्था के लिए कल का दिन बहुत स्पेशल था, और क्यों ना हो, एक तो वो शिव जी की परम भक्त और ऊपर से उसका जन्मदिन भी तो था। सुबह जल्दी पूजा होने की वजह से आज ही उसने कल की सारी तैयारियां कर रखी थी। इसमें वो इतना थक गई कि 8 बजे ही सो गई। मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता। दाइमा, आस्था, एकांश, कुंवरसा, वो सो रही है। दाइमा, क्या हुआ? वो ठीक है, एकांश ने परेशान होते हुए कहा। जी हाँ कुंवरसा, बस वो थक गई थी, इस वजह से सो गई। दाइमा, तभी एक नौकर वहां आ गया और उसने सबको बताया कि महागुरु आए हैं। सभी घरवाले उनसे मिलने हॉल में आ गए। सबने एक एक करके उनके चरण स्पर्श किया। महागुरु, आप अचानक, आप कल आने वाले थे ना? दादा सा, हाँ आने वाले वो कल ही थे, लेकिन हमें आप लोगों से बात करनी थी और सोचा घर में होने वाली पूजा भी क्यों ना हम ही करें। महागुरु, जी गुरुजी, ये तो हमारा सौभाग्य है, दादी सा ने कहा। और एक बात, कल पूजा सुबह 5 बजे ही होंगी, तो सब वक्त पर हो जाना चाहिए। महागुरु ने कहा।
जी, जैसा आप चाहे, दादासा ने कहा और उन्हें कमरे में ले गए। बाकी सब भी अपने अपने कमरे में चले गए। आस्था इन सब बातों से अनजान अपने मीठे सपनों में गुम थी। मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता। आस्था, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कैसा कर सकती है ये आप? आपको कुछ समझ है या नहीं? एकांश जैसे जैसे उसे डांट रहा था वैसे वैसे उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता, मेपल का पत्ता। आस्था के दिन को शुरुआत आज थोड़ी जल्दी ही हुई। और हो क्यों ना, आज महाशिवरात्रि जो थी। आस्था नहाकर तैयार हो गई। उसने आज लींबू कलर की प्लेन साड़ी पहनी हुई थी, फुल स्लीव का ब्लाउज, सर पर आंचल, आंखों में काजल, गले में एकांश के नाम का मंगलसूत्र जो रोज उसकी ओढ़नी से छुप जाता था लेकिन आज दिखाई दे रहा था। मांग में सिंदूर, मैचिंग चूड़ियां, पैरों में पायल, अपने काले रंग के बावजूद भी वो बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी। अच्छी से तैयार होकर वो गार्डन में बने मंदिर चली गई। घर के बाकी लोग भी सब उठ चुके थे और तैयार होकर हॉल में आ गए। आस्था बहू कहाँ है? महागुरु, सब एक दूसरे की ओर देखने लग गए। दाई माँ, आपने आस्था को बताया था ना कि सुबह ही पूजा होने वाली है? दादासा, नहीं, वो सो रही थी इसलिए नहीं बता पाए। लेकिन दाइमा आगे कुछ बोल पाती तब तक ही बड़ी दादीसा ने कहा, लेकिन क्या दाइमा, कैसे भूल सकती है आप? स्वयं महागुरुजी आज पूजा करने वाले हैं और घर की बड़ी बहू कुबरानीसा सो रही है। दादीसा गुस्से में कही जा रही थी। बड़ी दादीसा, सिर्फ पूजा है इसलिए आपको याद आया कि आस्था इस घर की बड़ी बहू है, वरना आज तक तो मैंने आपको ठीक से उनसे बात करते हुए नहीं देखा। एकांश, कुंवर सा आप, बड़ी दादीसा आगे बोल पाती तब तक ही दादासा गरजे, खामोश हो जाइए सब, त्योहार वाले दिन सुबह सुबह कड़वाहट मत फैलाइए। क्षमा कीजिए महागुरु। दादासा, महागुरु ने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। कहीं ना कहीं वो नाराज थे। हम सब चलते हैं पूजा के लिए। वो घर से बाहर निकल पाते तभी तक एक बहुत ही मीठी आवाज पूरे महल में गूंजी। वो आवाज आस्था की थी। बेहद मीठी आवाज में मंत्र जाप कर रही थी जो वो हर रोज करती, लेकिन मंदिर गार्डन में होने की वजह से किसी को सुनाई नहीं देती थी। आज पूजा होने की वजह से मंदिर में माइक लगाया गया था जिसके साउंड पूरे पैलेस में फिट थे। पूजा में होने वाले मंत्रोच्चार से महल का हर एक कोना पवित्र हो सके। आस्था की आवाज इतनी मीठी थी कि हर कोई उस आवाज से अट्रैक्ट होकर अपने आप मंदिर की ओर चला गया। अपने सर को आंचल से ढके, एक पाँव घुटनों पर रखे, ऊपर की ओर हाथ जोड़े, आस्था शिव जी के सामने आंखें बंद करे मंत्रों में लीन थी। किसी मोह से बंधे सब मंदिर में आकर हाथ जुलाए खड़े हो गए। स्वयं महागुरु भी आस्था की आवाज से मोहित हो चुके थे। आस्था का जाप खत्म हुआ। उसने अपने घुटनों के बल बैठकर अपना सर शिव जी के चरणों में रखकर उन्हें प्रणाम किया और अपनी बंद आंखें खोलकर शिव जी को देखा। नजरें झुकाए वो वहां से मुड़ी और जब उसने अपनी नजरें उठाई तो उसके सामने एकांश था। उसके चेहरे पर उसके ही नासमझ स्माइल आ गई और आस्था की स्माइल देख एकांश की स्माइल और बढ़ गई। वो एक दूसरे को देखने लगे। अद्भुत! महागुरु के आवाज से उनकी तंद्रा टूटी। आस्था बेटा, इतने स्पष्ट और मीठी आवाज में मंत्र सुनकर आज दिल को परम सुख का अनुभव प्राप्त हुआ। महागुरु ने आस्था की तारीफ में कहा। आस्था ने मुस्कुराकर महागुरु के चरण स्पर्श किए। सुखी रहो, सदा सुहागन रखो। महागुरु ने आशीर्वाद दिया। आस्था ने एक एक कर सभी बड़ों के पैर छू लिए। अनजाने में ही सभी में उसे बहुत सारा आशीर्वाद दे दिया। उनको भी आस्था की मीठी आवाज भा गई और दिल को इतना सुकून मिला कि अनजाने में ही उन्होंने आस्था के सर पर प्यार भरा हाथ रख दिया। आस्था एकांश के सामने आकर खड़ी हुई और उसने अपने हाथों से उसके चरण स्पर्श किए। ये क्या कर रही है आप आस्था? एकांश को उसका इस तरह पैर छूना अच्छा नहीं लगा। अपने आराध्य से आशीर्वाद ले रही हूँ, आस्था ने बिना झिझक कहा। आस्था आप। एकांश आगे कुछ बोल ही नहीं पाया क्योंकि महागुरु ने बीच में कहा, कुंवर सा, आशीर्वाद दे दीजिए आपके अर्धांगिनी को। महागुरु। एकांश को आस्था का यूं उसके पैर छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। फिर भी उसने उसके सर पर हाथ रख दिया। हमेशा खुश रहिए और बहुत तरक्की कीजिए, सफलता आपके कदम चूमे। एकांश ने पूरे दिल से उसे ब्लेसिंग दी और आस्था की स्माइल और बढ़ गई। कहीं ना कहीं वो थोड़ी निराश भी थी कि किसी ने उसे जन्मदिन की बधाई नहीं दी, लेकिन किसी को पता नहीं होगा ये सोचकर उसने अपने आप को समझा लिया। घर के सभी छोटों ने अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया। महागुरु के कहने पर एकांश और आस्था ने भी जोड़ी से सबके फिर एक बार पैर छू लिए। सब घर के अंदर चले गए और आस्था किचन में अपने हाथों से सबके लिए चाय और कॉफी बनाए और दी। अप्रतिम! महागुरु ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, ये तो कुछ नहीं है गुरुजी, आस्था के हाथों में स्वयं माँ अन्नपूर्णा बसती है। बहुत ही लाजवाब खाना बनाती है वो। दादासा ने हमेशा की तरह उसके खाने की तारीफ की। हम भी आपके हाथों का स्वाद जरूर चखेंगे आस्था बेटा।
लेकिन आज नहीं, आज हमारा उपवास है, हम सिर्फ फलाहार करेंगे। महागुरु, गुरु जी, हम उपवास का ही खाना बनाने वाले हैं। अगर आप, आस्था कहते कहते रुक गई। हम अवश्य खाएंगे, महागुरु ने कहा और आस्था किचन में चली गई। वो बहुत खुश थी। हर साल वो और उसकी माँ इस दिन साधु संत को खाना खिलाते। इस बार तो इतने बड़े गुरु और उनके शिष्यों को खाना खिलाने का सौभाग्य उसे जो मिला था। उसने खाना बनाया और पूरे दिल से सभी को खाना खिला भी दिया। आस्था कमरे में आ गई। आस्था, आपने खाना क्यों नहीं खाया? दाइमा ने अंदर आते हुए कहा। आज हम निर्जला उपवास करते हैं दाइमा। शाम की महाआरती के बाद कुछ खाएंगे और तभी पानी भी पिएंगे। आस्था, ठीक है, लेकिन अब आप कोई काम नहीं करेगी, सिर्फ आराम कीजिए। दाइमा, नहीं दाइमा, हम मंदिर जा रहे हैं। आस्था, लेकिन चलिए ठीक है, हम ड्राइवर से कह देते हैं वो आपको छोड़ आएंगे, क्योंकि 11 बजे हमें कुलदेवता के मंदिर भी तो जाना है। दाइमा, दाइमा, हमें पैदल मंदिर जाना है, हम हर साल चलकर ही जाते थे। आस्था, नहीं आस्था, मंदिर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और आप पैदल, बिल्कुल भी नहीं। दाइमा, दाइमा प्लीज, हम जल्दी आ जाएंगे, आस्था ने बहुत ही क्यूट फेस करते हुए कहा, जिस पर दाइमा भी कुछ नहीं कह पाए। आस्था मंदिर के लिए निकल गई, क्योंकि उसे जल्दी वापस आना था, इसीलिए वो जल्दी जल्दी चल रही थी। मंदिर जाकर दर्शन लेकर उसे बहुत सुकून मिला। वो अपनी माँ की बहुत याद कर रही थी, लेकिन वो आज उसके साथ नहीं थी। अपने आप को समझाकर वो जल्दी से वापस लौट आई। आस्था, रुकिए, बड़ी दादीसा ने कहा और घर की सारी बड़ी लेडीज भी वही थी। जी, आस्था को हैरानी हुई, ये आपके लिए, आज आप यही पहनेगी। मृणाल ने उसे एक बड़ी सी थाल दी जिसमें लाल कलर की खूबसूरत साड़ी, ज्वेलरी और सुहाग की सारी निशानियां थी। ये किस लिए? आस्था ने बड़ी हिम्मत करके पूछा। ये इसलिए कि आप इस घर को बहू है, बड़ी दादीसा। आस्था हैरानी से आंखें बड़ी करते हुए उन्हें देखने लगी। ऐसे मत देखिए, मानते हैं हमने पहले आपको नहीं अपनाया, ... क्योंकि हमें लगता था आप हमारे एकांश के काबिल नहीं है। जहां उन्हें एक हमसफर की उनके प्यार की साथ की जरूरत है, वही वो आपकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। जहां उनकी पत्नी को उन्हें संभालना चाहिए, वही उन्हें आपको संभालना पड़ रहा है। बस यही वजह थी कि हम सब ने आपसे ऐसा व्यवहार किया, लेकिन हम गलत थे। आप उम्र में भले ही कम है, मगर बहुत जिम्मेदार है, बहुत अच्छे से ख्याल रखती है उनका। बड़ी दादीसा ने कहा, ये सब चीजें जो आप देख रही है ना, हम पहले ही आपको देने वाले थे, लेकिन मौका ही नहीं मिला, इसलिए अब दे रहे हैं। आज पूजा में यही साड़ी पहनिए, वो भी पूरे साज श्रृंगार के साथ। दादीसा, जी जरूर, आस्था ने खुशी से कहकर सबका आशीर्वाद ले लिया। सबने भी उसे प्यार से गले लगा लिया। आस्था की आंखें हल्की नम थी। ओह हो आस्था, ये आंसू क्यों? अनिता, और नहीं तो क्या, जल्दी जाइए और तैयार होइए, कुछ देर में हमें निकलना है। सुनीता, जी छोटी माँ, हम कह सकते हैं ना? आस्था, जी बिल्कुल। सुनीता जी ने उसके गाल को थपथपाया। और हमें बड़ी माँ कहिए, मृणाल जी ने भी कहा। हम, आस्था ने खुशी से हाँ में सर हिलाया और अपने रूम में चली गई। दीदी, कितनी प्यारी स्माइल है ना आस्था की, और वो भी कितनी प्यारी समझदार है। अनिता, खूबसूरत भी तो है वो बहुत, उनका नैन नक्श भी बहुत प्यारा है, सिर्फ रंग। सुनीता जी कहते हुए चुप हो गई, क्योंकि दादीसा और बड़ी दादीसा उनकी ही बोल रही थी। नहीं मासा, हम तो बस। सुनीता जी डर से चुप हो गई। ऐसे ही खामोश रहिए, हमें उनके रंग से उनके रूप से कोई फर्क नहीं पता, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे एकांश उनके साथ खुश है। भले ही वो एक नहीं हुए, लेकिन जो सुकून आस्था के आने के बाद हमने एकांश को चेहरे पर देखा ना, बस हम उसमें खुश है। और हाँ, जाकर तैयार हो जाइए, आधे घंटे में हमें निकलना है, दादीसा ने कहा और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। बाकी सब भी अपने अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद सभी जेंट्स घर की लेडीज का इंतजार कर रहे थे। महागुरु उनके सेवक के साथ दादासा और अजिंक्य जी पहले ही चले गए थे। एक एक कर सभी लेडीज आ गई, जो वो अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को लिए आगे बढ़ गया। अब सिर्फ वहाँ एकांश, बड़ी दादीसा और दादीसा ही थे जो आस्था को लेकर जाने वाले थे। कुंवर सा, हम जीजी और दाइमा के साथ निकलते हैं, आप आस्था के साथ आ जाइएगा, दादीसा ने कहा और बिना कोई जवाब सुने ही आगे बढ़ गए। एकांश कुछ बोल ही नहीं पाया, या शायद वो बोलना ही नहीं चाहता था। ऐसा क्यों हो रहा है उसे भी समझ नहीं आ रहा था। इन्हीं ख्यालों में गुम आस्था के पायल के आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। सुर्ख लाल साड़ी, बालों का बड़ा सा बन, और उसमें ढेर सारे गजरे, गले में भारी हाल, बड़े झुमके और बड़ा सा मांग टिका, हाथ भर के लाल चूड़ियां और उसके आगे पीछे कड़े, कमर बंद, और चलते वक्त होने वालों उसके पायल की मीठी सी आवाज। उफ, कांश अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं पा रहा था। सब कहाँ है? आस्था ने धीरे से कहा।
एकांश के इस तरह देखने से उसे शर्मा रही थी। ये किस तरह की फीलिंग है उसे समझ नहीं आ रहा था, और समझेगा भी कैसे, वो महज 16 साल की ही तो थी। प्यार मोहब्बत जैसे जज्बातों से कोसों दूर। एकांश के कानों तक उसकी आवाज ही नहीं पहुंची। कुंवर जी। आस्था शर्म से पानी पानी हो रही थी। हाँ कुछ कहा, एकांश ने होश में आते हुए कहा। वो आस्था समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। चले, एकांश ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, या फिर दिल के हाथों मजबूर होकर उसके ही नास में उससे ये हो गया। लेकिन अब उसे फिक्र हो रही थी, क्या आस्था थामेंगी हमारा हाथ? हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था, एकांश के दिल और दिमाग दोनों कह रहे थे। वो अपना हाथ पीछे लेने लगा, लेकिन तब तक ही आस्था ने अपना नाजुक हाथ उसके हाथों में दे दिया। अगर वो नजरें उठाकर देखती तो देख पाती एकांश के चेहरे पर कि वो $1,000,000 वाली स्माइल। आस्था, आई प्रॉमिस, जितने विश्वास से आपने ये हाथ थामा है ना, उतने ही विश्वास से हम हमारा ये रिश्ता निभाएंगे। आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, हमें पता है आपका आज जन्मदिन है। सुबह ही विश करने वाले थे, जब आपके चेहरे पर हल्की नाराजगी देखी थी। लेकिन क्या करे, रात का सरप्राइज जो खराब हो जाता। बट डोंट वरी, आपको आज बहुत ही अच्छा सरप्राइज मिलेगा। एकांश दिल ही दिल में बातें किया जा रहा था। एक दूसरे का हाथ थामे कब वो गाड़ी में बैठ गए और कब मंदिर पहुंचे उन्हें ही पता नहीं लगा। लेकिन एक बात थी, ना एकांश ने आस्था का हाथ छोड़ा और ना ही आस्था ने अपना हाथ उसके हाथों से छुड़वाया। तारांकन 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 तारांकन। आई नो पार्ट लेट हो गया, और मैंने सस्पेंस भी रिवील नहीं किया, लेकिन मैं बहुत थक चुकी हूँ। फिर भी कैसे तो पार्ट लिखा। डेस्टिनी और रीडर्स के कहने पर संघर्ष और विजय, इन दोनों कहानी के लास्ट पार्ट लिखने में ही टाइम चला गया। और फिर मेरा हाल ही में स्टार्ट किया गया क्लास, सो स्केड्यूल बहुत ही बिजी था। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये मेरी न्यू स्टोरी है, मैरिड विद माय माफिया बॉस। ये बॉस के रिलेटेड एक स्टोरी है, और ये आपको कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी न्यू स्टोरी है। इसमें जो एक हीरो है वो एकदम राजकुमार की तरह है, इसलिए स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी है। थैंक यू गाइस।